हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो आज के क्लास में हमने पढ़ना है फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन। तो इससे पहले जो आपने चैप्टर पढ़ा मोशन, वो काइनेमेटिक्स के अंडर में आता है। अब काइनेमेटिक्स मतलब क्या? मतलब वहां पर आप मोशन की स्टडी करते हो, किस वजह से मोशन है वो नहीं देखते हो। मतलब कि अगर किसी के पास वेलोसिटी है तो क्यों है, अगर किसी के पास एक्सेलरेशन है तो क्यों है, वो हम नहीं देखते। और ये जो चैप्टर है फोर्सेस एंड लॉज ऑफ मोशन, ये आता है डायनामिक्स के अंडर में। यहां पर हम मोशन की वजहों को भी देखते हैं कि अगर किसी के पास वेलोसिटी है तो किस वजह से है, और अगर एक्सेलरेशन है तो किस वजह से है, वो हम इसके अंडर में देखते हैं। तो ये जो है ये डायनामिक्स के अंडर में आता है, ये वाला चैप्टर। एंड जो इसके पहले आपने पढ़ा मोशन, वो अंडर आता है काइनेमेटिक्स। ऑलराइट, तो चलिए इस चैप्टर में क्या क्या है शुरू करते हैं। पर उससे पहले टॉपिक्स क्या क्या है जो हमको कवर अप करने होंगे। तो सबसे पहला फोर्स। फोर्स हम लोग देखेंगे क्या होता है, टाइप ऑफ फोर्स, इनर्शिया, लीनियर मोमेंटम, इंपल्स, लॉज ऑफ मोशन, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। तो ये सारे टॉपिक है जो हमको देखने हैं। अब एक एक करके शुरू करते हैं। तो सबसे पहला फोर्स। व्हाट इज फोर्स? तो फोर्स क्या है? तो हिंदी में आपने सुना होगा धक्का। तो जब आप किसी ऑब्जेक्ट को धक्का देते हो तो क्या करते हो? या तो पुश कर रहे होते हो या फिर पुल कर रहे होते हो। दोनों ही धक्के हैं, या तो आप किसी को धकेल रहे हो या तो आप उसको खींच रहे हो। सो व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज एन एक्ट ऑफ पुल और पुश। ठीक है, व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज एन एक्ट ऑफ पुल और पुश। तो या तो आप खींच रहे होते हो या तो आप धकेल रहे होते हो। ठीक है, और ऐसा करने से क्या क्या हो सकता है? सोचो क्या हो सकता है। जब आप किसी चीज को धक्का देते हो तो क्या हो सकता है? अगर कोई चीज रुकी हुई है तो वो चलना शुरू कर देगी। अगर कोई चीज रुकी हुई है तो चलना शुरू कर देगी। एक बॉल रखी हुई थी जमीन के ऊपर, रुकी हुई थी, आपने धक्का दिया तो अब वो चलना शुरू कर दी। तो फोर्स क्या कर सकता है? रुके हुए को चला सकता है। और क्या कर सकता है? मान लो एक बॉल सामने से लुढ़कती हुई आ रही थी आपकी तरफ, वो चल रही थी और आपने फोर्स अप्लाई किया और उसको रोक दिया। तो फोर्स चलते हुए को रुका सकता है। एक तो रुके हुए को चला सकता है, दूसरे चलते हुए को रुका सकता है। तीसरा चीज फोर्स क्या कर सकता है? फोर्स डायरेक्शन भी बदल सकता है। मान लो कोई ऑब्जेक्ट अगर सीधा ऐसे आ रहा था और आपने साइड से ऐसे कर दिया, ठक ऐसा कर दिया, तो डायरेक्शन बदल गई उसकी। जो चीज पहले सीधी आ रही थी आपने ऐसा कर दिया, अब वो ऐसा करके ऐसा हो गया, तो डायरेक्शन बदल दिया। इसके अलावा और क्या? मान लो अगर कोई चीज ऐसी गोल घूम रही थी, मुड़ रही थी, आपने फोर्स अप्लाई करके उसको सीधा कर दिया। जैसे मान लो एक लोखंड का रॉड है, सीधा था, आपने फोर्स लगाया, मुड़ गया। उल्टा भी तो हो सकता है कि मुड़ा हुआ था उसको सीधा कर दिया। ठीक है, ये भी हो सकता है। तो फोर्स रुके हुए को चला सकता है, चलते हुए को रुका सकता है, तीसरा डायरेक्शन बदल सकता है, और क्या कर सकता है? और कॉन्फ़िगरेशन बदल सकता है। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब क्या होता है? शकल सूरत का बदलना, दैट इज द कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन में सब कुछ आ जाता है। मतलब कि जैसे उसका एरिया बोल सकते हो, उसका लेंथ बोल सकते हो, उसका वॉल्यूम बोल सकते हो, एनीथिंग, कोई भी बदलाव आप बोल सकते हो कि उसका कॉन्फ़िगरेशन बदल गया। ठीक है, हो सकता है वॉल्यूम कम ज्यादा हो जाए, वो हो सकता है एरिया बदल जाए, हो सकता है लेंथ बदल जाए, या हो सकता है कि इनमें से कुछ ना बदले पर जो उसका अपीयरेंस है वो बदल जाए। जैसे कि आपने एक रबर लिया, जैसे आप मिटाते हो, आपने एक रबर लिया, रबर को आपने ऐसा ट्विस्ट कर दिया, तो क्या बदल गया? कॉन्फ़िगरेशन बदल गया। वॉल्यूम वही है, एरिया वही है, लेंथ वगैरह सब वही है, पर क्या हो गया? वो उसका कॉन्फ़िगरेशन बदल गया। तो कॉन्फ़िगरेशन में सब कुछ आ जाता है। आपने एक स्पॉन्ज लिया, स्पॉन्ज को आपने दबा दिया, क्या किया आपने उसका कॉन्फ़िगरेशन बदल दिया। ठीक है, अब जो उसकी सूरत पहले थी अब वो सूरत नहीं है, तो कॉन्फ़िगरेशन बदल दिया। तो फोर्स क्या कर सकता है? और फोर्स होता क्या है? फोर्स इज एन एक्ट ऑफ पुल और पुश। फोर्स क्या क्या कर सकता है? सबसे पहले इट कैन मूव अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को वो मूव कर सकता है, मतलब कि जो रुका हुआ है। स्टेशनरी का मतलब क्या है? जो ऑब्जेक्ट एट रेस्ट पे है। ठीक है, रुके हुए को वो चला सकता है। इट कैन स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, जो चल रहा है उसको रोक सकता है। इट कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट का जो डायरेक्शन है, जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, उसको वो बदल सकता है। एंड इट कैन चेंज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, शकल सूरत बदल सकता है किसी भी ऑब्जेक्ट की, अगर आप एनफ फोर्स लगाते हो। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आपके हाथ में लोहा रखा हुआ है और आप बोल रहे हो कि सर फोर्स तो मैं अप्लाई कर रहा हूं, पर देखो इसकी तो शकल सूरत बदल नहीं रही है। भाई कैसे बदलेगी? उसको जितना चाहिए उतना आप सप्लाई थोड़ी कर पा रहे हो। अगर आपने उतना सप्लाई कर दिया तो बिल्कुल वो भी हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना फोर्स एनफ होना चाहिए किसी भी चीज का कॉन्फ़िगरेशन बदलने के लिए। ऑलराइट, नाउ अब दूसरा टाइप ऑफ फोर्सेस। कितने टाइप के फोर्स होते हैं? तो मेजरली हम जो फोर्सेस बोलते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है कांटेक्ट फोर्स और दूसरा होता है नॉन कांटेक्ट फोर्स। अब कांटेक्ट फोर्स नाम से समझ में आ रहा होगा। कांटेक्ट मतलब कि दो ऑब्जेक्ट आपस में चिपके हुए, कांटेक्ट है उनके बीच में, कांटेक्ट फोर्स। जैसे कि आपका एक फ्रेंड खड़ा था, आपने उसको ऐसा पकड़ा और धकेल दिया, क्या आपने कांटेक्ट का इस्तेमाल किया? यस, तो ये क्या हो गई? कांटेक्ट फोर्स हो गई। दूसरा, आपने कभी मैग्नेट के साथ खेला होगा। एक मैग्नेट है, दूसरा मैग्नेट है, एक मैग्नेट को दूसरे मैग्नेट के सामने लेके जाओ और उन दोनों का सेम पोल सामने सामने रखो। मतलब कि इस मैग्नेट का अगर ये फेस नॉर्थ है तो इस वाले का भी ये नॉर्थ होना चाहिए। तो जैसे आप इसको धकेलोगे ये आगे बढ़ जाएगा, इसको धकेलोगे ये आगे बढ़ जाएगा। तो यहां पर तो कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा, तो ये क्या हो गया? दिस इज कॉल्ड एज नॉन कांटेक्ट फोर्स। यहां पर कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा, यहां पर दूर से ही अपना इंपैक्ट दिखा रहा है। सो दिस इज व्हाट? दिस इज नॉन कांटेक्ट फोर्स। अब ये जो हम बोलते हैं ना कांटेक्ट फोर्स, इसके अंडर में दो फोर्स आता है। सबसे पहला आता है नॉर्मल फोर्स।
सबसे पहला आता है नॉर्मल फोर्स। ये जो वर्ड है ना नॉर्मल, ये इंग्लिश वाला नॉर्मल नहीं है, ये नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, ठीक है। नॉर्मल का मतलब क्या होता है, परपेंडिकुलर। कैसा परपेंडिकुलर, मान लो ये मेरे पास एक टेबल रखा हुआ है, ठीक है, दिस इज अ टेबल, और टेबल के ऊपर मैंने एक ऑब्जेक्ट को रख दिया, दिस इज द ऑब्जेक्ट जो मैंने इस टेबल के ऊपर रखा हुआ है। अब आपको एक चीज पता होगी कि ग्रेविटी हमेशा इस ऑब्जेक्ट को नीचे खींचना चाहती है, यस, तो इसका मतलब डाउनवर्ड जो फोर्स लग रहा है वो क्या है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और फोर्स ऑफ ग्रेविटी होता है mg, जो कि आगे हम लोग पढ़ेंगे इसमें, ठीक है, ग्रेविटेशन एक चैप्टर आएगा वहां पर हम पढ़ेंगे। और ये जो mg होता है ये वेट ही होता है बेसिकली। व्हाट इज mg, mg मतलब वेट। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ग्रेविटी इसको नीचे को खींच रही है, किस फोर्स के साथ खींच रही है, mg के साथ खींच रही है, या फिर आप ये बोल सकते हो कि नीचे की तरफ इसका वेट आ रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट नीचे जाना चाहता है, ऑलराइट, नीचे जाना चाहता है, तो ये जा क्यों नहीं पा रहा है, ये ऑब्जेक्ट जगह पर क्यों है। जैसे मान लो मेरे पास एक टेबल रखा हुआ है, टेबल के ऊपर मैंने एक ब्लॉक रखा हुआ है, एक ईंट रखी हुई है, तो ग्रेविटी तो उस ब्लॉक को नीचे खींच रही है ना, ओके, तो ये ब्लॉक नीचे क्यों नहीं चला जाता, कोई तो है जिसने उसको नीचे जाने नहीं दिया। किसने नीचे नहीं जाने दिया, उस टेबल ने नीचे जाने नहीं दिया। क्यों, क्योंकि वो टेबल क्या कर रहा है, टेबल इस ग्रेविटी को अपोज कर रहा है। कैसे अपोज कर रहा है कि अगर ग्रेविटी नीचे एक्ट कर रही है तो ये जो टेबल है, टेबल ऊपर की तरफ एक उसको अलग से फोर्स दे रहा है जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल फोर्स, दिस इज कॉल्ड एज नॉर्मल फोर्स। क्योंकि नॉर्मल और mg बराबर हैं, याद रखना, क्योंकि नॉर्मल एंड mg दोनों आपस में बराबर हैं, इस वजह से ना तो ये ब्लॉक नीचे जा रहा है और ना ही ये ब्लॉक ऊपर जा रहा है। समझ में आया, ना ही ये नीचे जा रहा है और ना ही ये ऊपर जा रहा है। अब यहां पर एक चीज देखो, क्या यहां पर कांटेक्ट है, यहां पर देखो जरा, क्या यहां पर कांटेक्ट है, ये देखो यहां पर कांटेक्ट हो रहा है, यस, कांटेक्ट है इसलिए नॉर्मल आ रहा है, कांटेक्ट है इसलिए नॉर्मल आ रहा है। अब अगर मान लो मैं ऐसा करूं, जादू, गायब, टेबल गायब कर दो, ये जो टेबल है इसको गायब कर दो, जैसे टेबल गायब कर दोगे कांटेक्ट खत्म हो जाएगा, कांटेक्ट खत्म हो जाएगा तो जो ये नॉर्मल है ये खत्म हो जाएगा। अगर ये नॉर्मल खत्म होगा तो सिर्फ एक ही फोर्स रह जाएगी, और वो फोर्स क्या होगी, mg, और वो नीचे को एक्ट कर रही है, तो आप देखेंगे कि सडनली जो ये ब्लॉक है ये नीचे की तरफ जाना शुरू कर देगा, ठीक है। अभी क्यों नहीं जा पा रहा है, क्योंकि नॉर्मल और mg बराबर हैं, नॉर्मल mg के इफेक्ट को बैलेंस आउट कर दे रहा है। पर जैसे ही टेबल गायब हो जाए, जैसे टेबल गायब हो जाए, नॉर्मल खत्म हो जाएगा, अब जो फोर्स रह जाएगी वो mg रह जाएगी, और ये जो है ये नीचे जाना शुरू कर देगा, ठीक है। एक और एग्जांपल से समझिए, इस बार आपने ब्लॉक उठाया और पानी जो है, पानी मतलब स्विमिंग पूल, आप स्विमिंग पूल के अंदर खड़े हो, ये पानी का लेवल है। इस बार आपने क्या किया, ब्लॉक उठाया और पानी के ऊपर रख दिया, ठीक है, पानी के ऊपर रख दिया और ऐसा छोड़ दिया, क्या होगा उसके साथ, वो जो ब्लॉक होगा वो डूब जाएगा। क्यों डूब जाएगा, क्योंकि डाउनवर्ड mg तो एक्ट कर रहा है, लेकिन पानी की जो सरफेस है वो इतना नॉर्मल नहीं प्रोड्यूस कर पा रही है कि वो mg को बैलेंस कर सके, वो इतना नॉर्मल प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है कि mg को बैलेंस कर सके, इसीलिए पानी की जो सरफेस है वो जो ऊपर को नॉर्मल प्रोवाइड करेगी वो कम होगा एज कंपेयर टू द mg, इसलिए वो जो ब्लॉक होगा वो डूब जाएगा। समझ गए बात को। तो ऐसा ऑब्जेक्ट जो mg को बैलेंस कर सके वही चीजों को स्टेशनरी रख सकता है, पर अगर mg बैलेंस आउट नहीं हो रहा है तो वो नीचे चला जाएगा। समझ गए बात को। तो याद रखना, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर मेंटेन्ड है, याद रखो, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी जगह पर मेंटेन्ड है तो जितना डाउनवर्ड फोर्स है उतना ही अपवर्ड फोर्स भी होगा, ठीक है। अच्छा, जरूरी नहीं कि डाउनवर्ड और अपवर्ड हो सकता है ये लेफ्टवर्ड का और राइटवर्ड का भी फोर्स हो। जैसे मान लो मैं अपनी जगह पर खड़ा हूं, क्यों खड़ा हूं, क्योंकि जितना फोर्स मुझे लेफ्ट साइड से मिल रहा है उतना ही फोर्स मुझे राइट साइड से मिल रहा है। अब आपके मन में सवाल आएगा, आपको कौन धकेल रहा है, लेफ्ट से राइट से? भाई मुझे धकेल रहा है, मुझे एयर धकेल रही है। मेरे लेफ्ट साइड की जो एयर है वो मुझे इस तरफ पुश कर रही है और जो मेरे राइट साइड की एयर है वो मुझे इस तरफ पुश कर रही है। एंड क्योंकि दोनों के दोनों एयर है तो इस वजह से दोनों के दोनों मेरे को इक्वल प्रेशर लगा रहे, मेरे ऊपर इक्वल फोर्स लगा रहे हैं, तो मैं अपनी जगह पर मेंटेन हूं। मान लो कुछ ऐसा हो जाए, इस साइड की एयर गायब हो जाए, इस साइड एयर ही नहीं है और इस साइड एयर है, इस साइड एयर नहीं है और इस साइड एयर है, तो क्या हो जाएगा, ऐसे में मेरे को धक्का लगेगा ऐसा और मैं गिर जाऊंगा। आपने कभी सुना है कि डैम टूट गया, डैम की जो दीवारें हैं वो टूट गई? कैसे टूट गई डैम की दीवारें? डैम की दीवारें कैसे टूटती हैं? ये डैम की दीवार है, इस तरफ पानी है क्योंकि नदी इस तरफ से आ रही थी, इस तरफ पानी है और ये बीच में डैम की दीवार है और इस तरफ पानी नहीं है, इस तरफ पानी है, इस तरफ पानी नहीं है, तो ऑब्वियसली यहां को फोर्स लगेगा और वो जो डैम की दीवार अगर कमजोर होगी तो वो टूट जाएगा। बट अगर ऐसा होता, जस्ट इमेजिन करो ऐसा होता, ये डैम की दीवार है, पानी इधर भी है और पानी इधर भी है, तो जितना फोर्स इधर से लगता उतना फोर्स इधर से लगता, तो दोनों आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देते और दीवार को कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अगर स्विमिंग पूल के बीच में या फिर कहीं तालाब के बीच में या फिर डैम के बीच में या फिर समुद्र के बीच में कोई सीधा दीवार खड़ा कर देना, उस दीवार को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर सारा पानी एक तरफ है और फिर दीवार है और दूसरी तरफ पूरा खाली है, तो वो जो डैम की दीवारें हैं वो टूट सकती हैं। इसलिए डैम हमेशा कैसे, उसकी जो दीवार है वो कैसी मोटी बनाई जाती है ताकि वो टूटे ना। समझ में आया? अच्छा, एक और सीन देखो, जैसे आपने देखा होगा पानी का बॉटल,
पानी की बोतल में से सारा पानी निकाल दो, एक बिस्लरी का बोतल ले लो, सारा पानी उसमें से निकाल दो। ओके ओके, अब क्या करो, उसके अंदर की जो हवा है निकाल दो, उसके अंदर की हवा को पूरा सक आउट कर लो, पूरी अंदर की हवा को सक आउट कर लो। आप देखोगे कि जो ये बोतल है वो पिचक गई। क्यों भाई, आपने पिचकाई? वो नहीं पिचकाई, आपने तो कुछ भी नहीं किया, आपने तो सिर्फ हवा निकाला। तो हुआ क्या? हुआ ये कि जो पहले पानी की बोतल थी उसके अंदर भी एयर था, उसके बाहर भी एयर था। तो बाहर की हवा जो फोर्स लगा रही थी, जो प्रेशर लगा रही थी, अंदर जो उसकी हवा है वो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स या प्रेशर लगा रही थी, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दे रहे थे। अब आपने क्या किया, उसको ऐसा, उसके अंदर की जो एयर है उसको बाहर निकाल दिया। तो बाहर निकालने की वजह से क्या हुआ, अंदर का जो प्रेशर होगा एयर का, या एयर जो फोर्स लगा रही है पर यूनिट एरिया, वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, वो खत्म हो गया, पर बाहर का तो प्रेशर अभी भी मेंटेन है ना। तो आप सडनली देखोगे जो बॉटल होगी वो पिचक जाएगी। ठीक है, इस फेनोमेनन को क्या बोलते हैं हम लोग? इम्प्लोड। इसको क्या बोलते हैं? इम्प्लोड। एक होता है एक्सप्लोड और एक होता है इम्प्लोड। जैसे बॉम्ब होता है, बॉम्ब फटता है, बाहर की तरफ फटता है वो, तो उसको क्या बोलते हैं? एक्सप्लोड। वो क्यों फटा? क्योंकि बॉम्ब के अंदर का प्रेशर या बॉम्ब के अंदर जो फोर्स लग रहा था दीवारों पे वो ज्यादा था कंपेरेटिव टू द बाहर वाला फोर्स। अगर अंदर का प्रेशर ज्यादा होगा या अंदर का फोर्स पर यूनिट एरिया ज्यादा होगा तो आप देखेंगे कि वो फटेगा, बाहर की तरफ होगा, उसको क्या बोला जाता है? एक्सप्लोड। और अगर इसका उल्टा हुआ कि बाहर प्रेशर अगर ज्यादा हुआ और अंदर अगर प्रेशर कम हुआ तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इम्प्लोड। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इम्प्लोड। कभी आपने टीवी में देखा होगा, न्यूज में देखा होगा कि एक सबमरीन थी, समुद्र के अंदर गई, गहराइयों में गई और क्या हुआ, उसके साथ इम्प्लोड हो गया। जैसे एक रिसेंटली एक न्यूज आ रहा था कि कुछ लोग थे, मिलियनर्स लोग, वो छोटा सा सबमरीन लेकर के अपना वो टाइटैनिक देखने गए थे। एंड हुआ क्या कि उनका जो सबमरीन था वो इम्प्लोड हो गया। इम्प्लोड होने का मतलब क्या है? देखो, जैसे आप समुद्र के नीचे 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 जाते हो तो क्या होता है? प्रेशर बढ़ने लगता है। जो प्रेशर होता है वो बढ़ने लगता है। आप कभी स्विमिंग पूल में डाइव करना, आपको पता चलेगा आप जितना नीचे 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 जाएंगे उतना आपके ऊपर प्रेशर डेवलप होने लगेगा। आपके ऊपर ऐसा लगेगा कि भाई को दबा रहा है बॉडी को, एकदम ऐसा बहुत प्रेशर डेवलप होगा। तो ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैं खुद इस चीज का एक्सपीरियंस कर चुका हूँ। टीवी में तो बहुत अच्छा लगता है कि स्कूबा डाइविंग हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। तो एक बार मैं सच में स्कूबा डाइविंग करने के लिए गया तो उन्होंने मेरे को पानी के नीचे लेके गए। मुझे लगता है कुछ एग्जैक्टली तो मुझे नहीं पता, पर मुझे लगता है कुछ 35-40 फीट के अराउंड कुछ ऐसे नीचे गए होंगे। और मेरे को ऐसा लगा यार इतना ज्यादा प्रेशर फील हो रहा है, मेरे कान के पर्दे फट जाएंगे, ऐसा मुझे लगा। मुझे एग्जैक्ट गहराई नहीं पता है, पर मुझे इतना मालूम है कि हम नीचे जब गए तो नीचे जैसे जाते जा रहे वैसे वैसे करके क्या हो रहा है? प्रेशर बिल्डअप हो रहा है, प्रेशर बिल्डअप हो रहा है। तो हमारी एक सर्टेन लिमिट है डाइव करने की, उससे ज्यादा हम लोग नहीं जा सकते क्योंकि उतना प्रेशर बर्दाश्त नहीं कर सकते। अच्छा, प्रेशर क्यों बर्दाश्त, मतलब प्रेशर क्यों क्रिएट हो रहा है? क्योंकि हम जितना नीचे जाएंगे हमारे ऊपर पानी का लेवल उतना ही ज्यादा बढ़ता जा रहा है। हम जितना नीचे जाएंगे हमारे ऊपर पानी का लेवल उतना बढ़ता जा रहा है और ये सारा का सारा पानी हमें धकेल रहा है, हमें दबा रहा है, हमें कंप्रेस कर रहा है नीचे की तरफ। ठीक है, ओके। तो होता क्या है, ये जो सबमरीन है, सबमरीन जब पानी के अंदर जाती है, समुद्र के अंदर नीचे 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 जाती है, तो जैसे जैसे नीचे 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 जाएगी तो उसके ऊपर जो प्रेशर होगा वो बढ़ता चला जाएगा। ओके, प्रेशर बढ़ेगा और अगर अंदर उतना प्रेशर नहीं हुआ जो बाहर के प्रेशर को काउंटर करे तो ऐसे में बाहर का प्रेशर सबमरीन को दबा देगा, पिचका देगा उसको, और उस फेनोमेनन को क्या बोलते हैं हम लोग? इम्प्लोड बोलते हैं। दैट इज नोन एज इम्प्लोड। ठीक है, एक मूवी होगी, देखी होगी आप लोगों ने, गाजी अटैक। उसमें बताता है एक अंदर जो काम करते हैं वो लोग, वो बताते हैं कि हमको कैसे पता चलता है कि जो ये सबमरीन है वो पानी के गहराइयों में कितनी है या सरफेस पे आ गई है, कैसे पता चलता है? तो उसने बोला कि देखो एक रस्सी यहाँ पर हमने ऐसा बांध रखा है, जैसे सबमरीन है, मान लो ये उसकी दीवारें हैं, तो हमने क्या कर रखा है, वहां पर एक रस्सी बांध रखी है ऐसे। ठीक है, अब जब ये सबमरीन पानी के नीचे जाती है तो ड्यू टू प्रेशर ये जो दीवारें हैं ये दीवारें थोड़ी कंप्रेस हो जाती है, क्योंकि प्रेशर लग रहा है। जितना नीचे जाओगे तो दीवारों पे थोड़ा प्रेशर लगेगा, ये कंप्रेस होंगी हल्की सी, और जो रस्सी पहले स्ट्रेट थी अब वो थोड़ा सा झूलेगी। उसमें क्या होगा, थोड़ा सा झूलेगी, बेंड हो जाएगी हल्की सी, तो हमको समझ में आ जाता है कि हम कहां पर हैं, पानी के नीचे हैं। और जैसे सबमरीन वापस ऊपर आ जाती है तो जो प्रेशर था वो खत्म हो जाता है बाहर का। ठीक है, एंड ये जो सबमरीन है उसका स्ट्रक्चर वापस से रीगेन हो जाता है, तो रस्सी वापस स्ट्रेट हो जाती है। तो रस्सी को देख के पता चलता है, क्योंकि सबमरीन में कोई खिड़की दरवाजे तो होते नहीं है कि आप बाहर देखो कि भाई हम अंदर हैं या ऊपर हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से वो लोग पता करते हैं। ऑलराइट, हाँ, तो सारी खास तो जो ये यहाँ पर बातें हो रही थी वो किस चीज के बारे में हो रही थी कि अगर कोई चीज अपनी जगह पर मेंटेन्ड है, इसका मतलब डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल्स टू द अपवर्ड फोर्स, लेफ्टवर्ड फोर्स इज इक्वल्स टू द राइटवर्ड फोर्स। ठीक है, आगे वाला जो फोर्स है इज इक्वल टू द बैकवर्ड फोर्स। क्लियर एवरीवन? तभी कोई चीज अपनी जगह पर मेंटेन्ड है। अब मैं खड़ा हूं, एक मेरा दोस्त है, वो मुझे इस तरफ खींच रहा है 100 न्यूटन का फोर्स लगा के, तो मैं उस तरफ चला जाऊंगा। पर तभी एक दूसरा फ्रेंड आ जाता है, वो मुझे इस तरफ खींच रहा है 100 न्यूटन का फोर्स देके, तो ये भी 100 ये भी 100, मैं अपनी जगह पर मेंटेन रहूंगा। तो याद रखना, अगर फोर्स बैलेंस्ड है, ये भी 100 है और ये भी 100 है, तो फोर्स बैलेंस्ड है तो मैं अपनी ही जगह पर रहूंगा।
लेकिन अगर बैलेंस्ड नहीं है, ये 100 न्यूटन है और यहां से कुछ भी नहीं है, तो मैं इस तरफ चला जाऊंगा। या फिर अगर ये 100 है और ये 50 है तो भी मैं इधर चला जाऊंगा। कब नहीं जाऊंगा? जब ये दोनों इक्वल हो और ऑपोजिट हो, ठीक है, तब मैं यहां पर नहीं जाऊंगा। तो यहां पर एक चीज आपको ध्यान में रखना है कि जो मैं आपको नॉर्मल फोर्स बोल रहा था, नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। दिस इज द सिंबल फॉर द परपेंडिकुलर, मैथ्स में आपने पढ़ा होगा। सो नॉर्मल का मतलब यहां पर क्या है? परपेंडिकुलर। ये इंग्लिश वाला नॉर्मल नहीं है कि नॉर्मली ऐसा होता है, नॉर्मली वैसा होता है, जी नहीं। ये नॉर्मल का मतलब क्या होता है? परपेंडिकुलर। किसके परपेंडिकुलर? परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है, ये इसका मतलब होता है। तो ये सरफेस है, ये देखो ये वाली सरफेस है, ये दिख रहा है, दिस इज द सरफेस, और इस सरफेस के ये देखो ये परपेंडिकुलर है, राइट, इस सरफेस के ये परपेंडिकुलर है, इसलिए इसको क्या बोला जाता है? नॉर्मल फोर्स। दिस इज नोन एज नॉर्मल फोर्स, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी कब होगा? ऑब्जेक्ट स्टेशनरी कब होगा? स्टेशनरी तब होगा जब ये वाली फोर्सेस आपस में बैलेंस्ड होगी, N इज इक्वल टू mg। क्लियर? अब इसके ऊपर जो डिटेलिंग है वो आप बड़ी क्लास में और पढ़ते हो। ऑलराइट, सो फर्स्ट इज नॉर्मल फोर्स। तो टेबल उतना नॉर्मल फोर्स प्रोवाइड कर पाया जिसने mg को बैलेंस किया, इसलिए जगह पर है। अगर नॉर्मल फोर्स कम होता एज कंपेयर टू mg तो ये नीचे की तरफ चला जाता। और अगर उल्टा होता, मान लो ऐसा होता कि नॉर्मल ज्यादा हो गया mg से, होता नहीं है, क्योंकि अगर नॉर्मल ज्यादा हो गया mg से तो ये ऑब्जेक्ट अपने आप ऊपर चला जाएगा। ऐसा कभी होता है? आपने टेबल के ऊपर कोई सामान रखा, कोई ब्लॉक रखा, और आपने देखा कि इसका नॉर्मल ज्यादा है एज कंपेयर टू द mg, तो ऐसे में ये तो खुद ही ऊपर चला जाना चाहिए। ऐसा कभी होता है क्या? ऐसा नहीं होता, ठीक है। इसलिए नॉर्मल कभी भी mg से ज्यादा नहीं होगा। बट अगर आपने इसके ऊपर रॉकेट इंजन लगा दिया, ये देखो इस तरफ से आपने इसके ऊपर रॉकेट इंजन लगा दिया, दिस इज योर रॉकेट, ठीक है, यहां से वो निकल रहा है धुआं, दोनों तरफ आपने रॉकेट लगा दिया ऐसे, ठीक है। अब रॉकेट ने क्या किया? यहाँ पे रॉकेट जला, तो अब ये ऊपर की तरफ जाने लगा, तो अब ये जो नॉर्मल है और ये जो रॉकेट के इंजन है, ये मिला जुला के इतना फोर्स प्रोवाइड करेंगे जो mg से ज्यादा होगा, ठीक है। तो इस बार n तो था ही, n के साथ साथ ये रॉकेट 1, ये रॉकेट 2, तो ये जो रॉकेट 1 प्लस रॉकेट 2 जो होगा, ये n के साथ जुड़ करके इतना वैल्यू बनाएंगे, ये जो है इसके साथ मिलजुल के इतना वैल्यू बनाएंगे, दिस इज R2 प्लस n, ये इतना वैल्यू बनाएंगे कि ये mg से ज्यादा होगा। तो ऐसे में इसका जो मोशन होगा वो कैसा हो जाएगा? अपवर्ड मोशन हो जाएगा, ठीक है। देखो इतना डिटेलिंग में जाने का जरूरत नहीं है, सिंपली इतना देखो कि अगर कोई चीज जगह पर रुकी हुई है तो n इज इक्वल टू mg, n मतलब नॉर्मल फोर्स, ठीक। अच्छा, उसके बाद सेकेंड, फ्रिक्शन फोर्स। व्हाट इज फ्रिक्शन फोर्स? तो भाई फ्रिक्शन, जब भी कोई चीज किसी दूसरी चीज के ऊपर मूव करने की कोशिश करती है, जब भी कोई चीज दूसरी चीज के ऊपर मूव करने की कोशिश करती है, तो ऐसे में आप देखोगे कि आसान नहीं होता मूव कराना, ठीक है। जैसे एक टेबल है, टेबल के ऊपर आपने किसी ऑब्जेक्ट को रखा, आपने 1 न्यूटन का फोर्स दिया, आपने देखा कि मूव नहीं कर रहा, फिर आपने 2 न्यूटन का फोर्स दिया, मूव नहीं कर रहा, फिर आपने 3 न्यूटन का फोर्स दिया, मूव नहीं कर रहा, जब आपने 4 न्यूटन का फोर्स दिया तो आपने देखा कि अब ये मूव कर रहा है। तो 3 न्यूटन का जो फोर्स आपने दिया, बाय द वे फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, आगे पढ़ेंगे इसको, ठीक है। तो जब आपने टिल 3 न्यूटन तक ये मूव नहीं किया, क्यों मूव नहीं किया? क्योंकि टिल 3 न्यूटन तक इसके ऊपर एक ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा था, जिसे हम बोलते हैं फ्रिक्शन फोर्स। तो जब आप उससे ऊपर चले जाओगे, तब ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा, ठीक है, तब ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा। क्लियर? तो ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, ये एक ऐसी फोर्स है जो तब सामने आती है जब बॉडी कांटेक्ट में हो, एक बॉडी जब दूसरी बॉडी के ऊपर ऐसा घिस रहा होता है, तब ये फोर्स सामने आती है। अगर कांटेक्ट ही नहीं है तो ये वाली फोर्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है, ये वाली जो फोर्स है वो भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। आपने जैसे देखा होगा आजकल हाइपर लूप करके कॉन्सेप्ट आ रखा है, हाइपर लूप करके सुना है? हाइपर लूप, इसमें होता क्या है, जैसे नॉर्मली अगर कोई ट्रेन है जो जमीन के ऊपर चल रही है, जमीन मतलब पटरी के ऊपर चल रही है, ट्रैक के ऊपर चल रही है, ये ट्रैक है, ट्रैक के ऊपर अगर कोई ट्रेन चलेगी तो टायर एंड ट्रैक के बीच में फ्रिक्शन होगा, तो उससे क्या होगा? एक तो ट्रेन की स्पीड वक्त के साथ साथ घटने लगेगी, तो इंजन को वर्कआउट करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा ताकि वही स्पीड मेंटेन रहे। तो बेसिकली फ्रिक्शन क्या कर रहा है? मोशन को रोकने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। अब जो ये कॉन्सेप्ट है हाइपर लूप, ये वाला कॉन्सेप्ट क्या है? अच्छा, हाइपर लूप से पहले मैं आपको बता दूं, चाइना में एक ट्रेन है मैग्नेटिक लेविएशन करके, वो क्या करती है, उसका जो पटरी है वो मैग्नेट का बना हुआ है और उसके ऊपर जो ट्रेन जा रही है वो भी मैग्नेट की बनी हुई है। जैसा ऐसा समझो, ये ट्रेन है, तो ट्रेन का जो नीचे वाला फेस है ये मैग्नेट है और पटरी का जो ऊपर वाला फेस है ये भी मैग्नेट है, इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है वो। तो मान लेते हैं कि ट्रेन का जो नीचे वाला फेस है ये नॉर्थ पोल है और पटरी के जो ऊपर वाला फेस है वो भी क्या है? नॉर्थ पोल है। तो अब आप एक चीज सोचो, नॉर्थ और नॉर्थ के बीच में रिपल्शन रहेगा, बिल्कुल। तो इसका मतलब ट्रेन जो है वो पटरी पे टच भी नहीं रहेगी, वो पटरी से ऊपर उठ के रहेगी,
ठीक है, वो पटरी से क्या रहेगी, ऊपर उठ के, और ट्रेन के साइड में कुछ ऐसा फिट कर दिया जाता है जिसकी वजह से ट्रेन इधर उधर गिरे ना, तो ट्रेन पटरी के ऊपर ही रहेगी पर पटरी को टच नहीं कर रही। अब ऐसे में अगर इस ट्रेन को कोई ऐसा धक्का दे ठक एक बार, अब वो पटरी के ऊपर तो वो चल ही नहीं रही है, मतलब फ्रिक्शन तो होगा ही नहीं, तो सीधा का सीधा वो ऐसे मूव करेगी। तो ये वाली जो ट्रेन है बहुत हाई स्पीड में चलती है, अभी चाइना में चल रही है ये ट्रेन, ठीक है, समझ में आया। तो अगर कांटेक्ट ही नहीं है, अगर कांटेक्ट ही नहीं है तो फ्रिक्शन भी नहीं होगा, अगर कांटेक्ट ही नहीं है तो फ्रिक्शन ही नहीं होगा। तो यहां पर भी वही चल रहा है, हाइपर लूप वाले सिस्टम में। अब हाइपर लूप में वो लोग क्या बोल रहे हैं कि हम एक काम करेंगे, एक बड़ा सा ट्यूब लेंगे, पाइप जैसा एक ट्यूब लेंगे, उसके अंदर सेम सिस्टम लगाएंगे। ये पटरी ऐसा जिसका ऊपर वाला फेस नॉर्थ होगा और ये वाला जो ट्रेन का डब्बा है उसका नीचे वाला जो फेस होगा वो साउथ होगा, ठीक है। इसको हम लोग ट्यूब के अंदर रखेंगे, ट्यूब के अंदर, और वो जो ट्यूब होगा वो वैक्यूम रहेगा, उसके अंदर हवा भी नहीं रहेगी। क्यों ऐसा? क्योंकि ये जो मैग्नेटिक वाली ट्रेन है जो चाइना में चल रही है, भले ही जमीन वाला फ्रिक्शन ना हो पर एयर फ्रिक्शन तो है। जब ये ट्रेन आगे बढ़ेगी तो जो हवाएं इससे टकरा रही हैं वो एयर फ्रिक्शन तो प्रोड्यूस करेंगी ना। तो चाइना में जो ट्रेन चल रहा है उसके पास भले ही ट्रैक के बीच में फ्रिक्शन ना हो लेकिन एयर फ्रिक्शन तो है। पर जो यहां पर अभी बनाया जा रहा है हाइपर लूप वाला, उसमें वो लोग क्या बोल रहे हैं कि ट्रैक के बीच का फ्रिक्शन भी हटा दो और जो ट्यूब है ट्यूब के अंदर की एयर भी निकाल दो, तो एयर फ्रिक्शन भी खत्म हो जाएगा। तो ऐसे में जो एफिशिएंसी होगी वो बहुत ज्यादा आएगी, स्पीड भी बढ़ेगी उसकी और साथ साथ में एनर्जी भी कम लगेगी, ठीक है। तो दिस इज द फ्रिक्शन, दिस इज व्हाट फ्रिक्शन फोर्स। और फ्रिक्शन फोर्स भी कब आता है, याद रखना, फ्रिक्शन फोर्स कब आता है, जब कोई ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर या तो मूव कर रहा होता है या मूव करने की कोशिश कर रहा होता है, ठीक है, या तो मूव कर रहा होता है या फिर मूव करने की कोशिश कर रहा होता है। तो देखो जैसे जमीन है और ये ऑब्जेक्ट है, आप जैसे ही इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करोगे तुरंत आप देखोगे कि ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स आना शुरू हो गया है, ठीक है। तो ये कब, जब कांटेक्ट है तो। सो दिस कम अंडर कांटेक्ट फोर्स। दूसरा नॉन कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट नहीं है, दूर के दूर अपना इंपैक्ट दिखा रहा है, जैसे ग्रेविटेशन फोर्स। सन और अर्थ, दिस इज योर सन, सन के चारों तरफ अर्थ क्यों घूम पाती है, क्योंकि सन लगातार अर्थ को अपनी तरफ खींच रहा है। ये जो सन है ये क्या कर रहा है, अर्थ को लगातार अपनी तरफ खींच रहा है। क्योंकि अगर सन, याद रखना, अगर सन अर्थ को अपनी तरफ खींचना बंद कर दे, अगर अपनी तरफ खींचना बंद कर दे तो पता है क्या होगा, ये जो अर्थ है ना ये टेंजेंशियली बाहर निकल जाएगी, टेंजेंशियली बाहर निकल जाएगी। जैसे इमेजिन करो एक रस्सी है, उसमें तुमने पत्थर बांधा और ऐसे ऐसे करके घुमा रहे हो, तो होगा क्या, पत्थर ऐसा ऐसा घूम रहा है, ठीक है। तो जब तक ये रस्सी लगी हुई है तब तक पत्थर ऐसा घूम रहा है। जैसे ही किसी ने रस्सी काट दी, मान लो पत्थर अभी यहां पर और किसी ने रस्सी काट दी, तो क्या होगा, ये जो पत्थर होगा टेंजेंशियली उधर चला जाएगा। मान लो अगर पत्थर इधर है तब किसी ने काटा तो टेंजेंशियली इधर, मान लो जब वो पत्थर इधर है किसी ने रस्सी काट दी तो टेंजेंशियली इधर। समझ में आ रहा है क्या? तो वो तो रस्सी की वजह से एक फोर्स क्रिएट हो रहा है अंदर की तरफ जिसकी वजह से घूम रहा है, वरना अगर ये कट गया तो ये तो सीधा निकल जाएगा आगे। तो याद रखना, अर्थ जो सन के अराउंड घूम पा रहा है उसकी वजह क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स। क्योंकि अगर ये ग्रेविटी खत्म हो गई तो अर्थ जो है वो सन के अराउंड ऐसे घूमते घूमते टेंजेंशियली आगे निकल जाएगी। क्लियर? तो ये जो फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, क्या यहां पर कांटेक्ट हो रहा है, क्या अर्थ और सन आपस में चिपके हुए हैं? नहीं। सो नॉन कांटेक्ट फोर्स। दूसरा मैग्नेटिक फोर्स, ये मैं आपको बता चुका हूं, दो मैग्नेट के बीच में जब भी फोर्स लगता है वो कैसा होता है, मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है, इसमें भी कोई कांटेक्ट नहीं है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किसके बीच में होता है, बिटवीन चार्जेस, बिटवीन चार्जेस, ठीक है, चार्जेस के बीच में। आपको पता होगा जैसे दो प्लस चार्ज के बीच में जो फोर्स होगा वो कैसा होगा, रिपल्शन वाला, रिपल्सिव फोर्स होगा। एक प्लस है और एक माइनस है, इसके बीच में कैसा फोर्स होगा, अट्रैक्टिव, ठीक है। तो याद रखना, ऑपोजिट चार्जेस जो होते हैं वो रिपल करते हैं, सेम चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं। यही चीज मैग्नेट का भी है, नॉर्थ एंड नॉर्थ रहेगा तो क्या होगा, रिपल्शन होगा, ठीक है, रिपल्शन। एंड नॉर्थ एंड साउथ होगा तो क्या होगा, अट्रैक्शन। क्लियर एवरीवन? तो याद रखना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज बिटवीन चार्जेस, मैग्नेटिक इज फोर्स बिटवीन मैग्नेट, बिटवीन मैग्नेट, ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स इज बिटवीन मैग्नेट। उसके बाद ग्रेविटेशनल फोर्स इज बिटवीन मास ऑब्जेक्ट्स, बिटवीन मास ऑब्जेक्ट, ठीक है, बिटवीन मास ऑब्जेक्ट। सो दिस इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ऑलराइट, तो इसको जल्दी से आप लोग को कॉपी कर लेना है, इसके बाद बढ़ते हैं आगे। देखो ये जो भी स्लाइड्स है आपको जब भी लगे एक बार पहले अच्छे से पढ़ के समझ लो, और उसके बाद जो ये कॉपी करने का काम है वीडियो को पॉज कर लेना और फिर कॉपी कर लेना, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फोर्स में ही बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, जिसको मैं अभी आपको बता चुका हूं, बैलेंस्ड फोर्स एंड अनबैलेंस्ड फोर्स। इसको टाइप में नहीं, इसको बोला जा सकता है एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, ठीक है। फोर्स को जब आप अप्लाई करते हो, एप्लीकेशन ऑफ फोर्सेस, जब आप फोर्स को अप्लाई करते हो
तो हो सकता है बैलेंस फोर्स हो और हो सकता है अनबैलेंस फोर्स हो। बैलेंस फोर्स मतलब क्या, ये देखो ये एक ऑब्जेक्ट है, जितना फोर्स यहां पे लग रहा है उतना ही फोर्स यहां पे लग रहा है उल्टे डायरेक्शन में। मान लो अगर ये 50 न्यूटन है तो ये भी 50 न्यूटन है, अगर मान लो ये 100 न्यूटन है तो ये भी 100 न्यूटन है, ठीक है। तो ये वाली जो फोर्स होगी ये कैसी होगी, बैलेंस्ड फोर्स होगी। व्हाट इज दिस, बैलेंस्ड फोर्स। अच्छा अब यहां पर तो पुल हो रहा है, क्या पुश भी हो सकता है, बिल्कुल। मान लो कि कोई धकेल रहा है, ऐसा ये धकेल रहा है तो ये भी धकेलना चाहिए। तो अगर ये मान लो 70 न्यूटन से धकेल रहा है तो ये भी 70 न्यूटन से धकेलना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर इस फर्स्ट वाली सिचुएशन में क्या हो रहा है, पुल हो रहा है, खींचा जा रहा है। और सेकंड वाली सिचुएशन में यहां पर क्या हो रहा है, ये पुश किया जा रहा है। तो पहला वाला पुल है और दूसरा वाला क्या है, पुश। दिस इज पुल एंड ये क्या है यहां पर, पुश। तो पुल हो या पुश हो, अगर इक्वल एंड अपोजिट है तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे और रिजल्ट क्या आएगा, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो याद रखना कि जब कभी भी फोर्सेस बैलेंस्ड होती है उस समय नो मोशन, देयर इज नो मोशन। जब कभी भी फोर्सेस बैलेंस होती है तो कोई मोशन नहीं होता। मेरा एक फ्रेंड मुझे 100 न्यूटन से इधर खींच रहा है, दूसरा भी इधर खींच रहा है, दोनों ने फोर्सेस ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो ऐसे में मोशन नहीं होगा, ठीक है। तो बैलेंस फोर्स क्रिएट नो मोशन, यहां से कोई बैलेंस नहीं, कोई मोशन नहीं होता, ठीक है। अनबैलेंस्ड फोर्स मतलब क्या, ये एक ऑब्जेक्ट है, एक उसको इधर से खींच रहा है 100 न्यूटन से और दूसरा इधर को खींच रहा है लेट्स से 70 न्यूटन से, ठीक है। यहां से खींच रहा है 70 न्यूटन से। तो रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट ये होगा कि ये ऑब्जेक्ट इधर मूव करने लगेगा विद नेट फोर्स 30 न्यूटन, विद नेट फोर्स 30 न्यूटन। 100 में से 70 इधर का माइनस हो जाएगा और रिजल्ट कितना होगा, 30 न्यूटन। तो 30 न्यूटन के फोर्स से ये इधर जाने लगेगा। तो क्या यहां पर मोशन क्रिएट हो गया, यस। तो इसलिए देखो यहां पर क्या बोल रखा है, इट क्रिएट मोशन। अनबैलेंस फोर्स की वजह से क्या होता है, मोशन क्रिएट होता है। क्लियर एवरीवन। तो कल के दिन अगर कोई आपसे बोलेगा कि मोशन क्रिएट हो रहा है तो कौन सा वाला फोर्स लग रहा है, तो आप बोलोगे अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। अनबैलेंस्ड फोर्स क्रिएट मोशन, जबकि बैलेंस फोर्स डू नॉट क्रिएट मोशन। तो कहीं पर भी अगर मोशन हो रहा है तो पक्का वो अनबैलेंस्ड फोर्स ही रहा होगा, वो अनबैलेंस्ड फोर्स ही रहा होगा, ठीक है। अच्छा एक और चीज, ये जो बैलेंस्ड फोर्स है, मोशन भले ही ये ना कर सके, मोशन भले ही ना कर सके, पर एक चीज कर सकता है, जरूरी नहीं कि करे, कर सकता है। इट मे चेंज कॉन्फ़िगरेशन, इट मे चेंज कॉन्फ़िगरेशन। जैसे एक पेपर है, एक उसको इधर खींच रहा है और एक उसको इधर खींच रहा है, ठीक है। अब हो सकता है कि पेपर बीच में से फट जाए, हो सकता है पेपर बीच में से फट जाए। जैसे एक रबर है मेरे पास, कोई उसको इधर से खींच रहा है, कोई इसको इधर से खींच रहा है, तो मोशन तो इसके पास नहीं है, पर हो सकता है जो ये रबर है ये खींच के लंबा हो जाए, एक्सटेंड हो जाए। तो ये जो ये बैलेंस फोर्स है, बैलेंस फोर्स मोशन तो ये क्रिएट नहीं कर पाती, मगर कॉन्फ़िगरेशन जरूर बदल सकती है अगर एनएफ फोर्स आपने दिया तो। अगर एनएफ फोर्स आपने दिया, मैंने आपको लोहा पकड़ा दिया, एक फोर्स इधर से लगा रहा है, एक फोर्स इधर से लगा रहा है, आप बोलो कि सर आपने तो कहा था कॉन्फ़िगरेशन बदलेगा। अरे भाई उतना फोर्स तो होना चाहिए। तुम हटो, तुम्हारी जगह किसी मशीन को लगा देता हूं, हैवी मशीन को, जिसके पास दम है खींचने का, तो वो इसको खींच के लंबा कर देगी क्योंकि उसके पास ताकत है उतनी। तो ताकत तो होनी चाहिए ना कॉन्फ़िगरेशन बदलने के लिए, ठीक है। तो ये याद रखना कि जो फोर्सेस का एप्लीकेशन है या तो बैलेंस हो सकता है या तो अनबैलेंस हो सकता है। बैलेंस फोर्स क्रिएट नो मोशन बट इट कैन चेंज कॉन्फ़िगरेशन, जबकि अनबैलेंस्ड फोर्स इट क्रिएट मोशन, ठीक है। ये क्या कर सकता है, मोशन को क्रिएट कर सकता है। ओके अब आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज इनर्शिया। इनर्शिया, इनर्शिया जो है, इसके इस वर्ड को देखो, इनर्ट, INERT, ठीक है। इस वर्ड को देखो, इनर्ट। इनर्ट का मतलब क्या है, कभी केमिस्ट्री में शायद आपने पढ़ा होगा, इनर्ट गैसेस सुना है कभी, इनर्ट गैसेस। इनर्ट मतलब आलसी, कुछ ना करने वाले, बस वैसे ही जो हैं जैसे हैं, जिस कंडीशन में वो वैसे ही रहना चाहते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं इनर्ट गैस। जैसे कि जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, दीज ये जो गैसेस होती हैं इनको इनर्ट गैसेस बोला जाता है। क्यों बोला जाता है, क्योंकि किसी से रिएक्ट ही नहीं करती। ये जो गैसेस होती हैं किसी से रिएक्ट ही नहीं करती, ये अपने आप में खुश हैं, ठीक है। तो इनडायरेक्टली अगर कोई बोले इनर्ट, इनर्ट या इनर्शिया, इसका मतलब क्या होता है, आलस, ठीक है। क्या मतलब है इसका, आलस, ठीक है। इनर्ट का मतलब क्या हो गया, आलस, एक लोकल लैंग्वेज में। अब एग्जाम में मत लिख के आ जाना कि आलस होता है इनर्शिया, जी नहीं, ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं। एक्चुअल डेफिनेशन कुछ और है और एग्जाम में आपको वही लिखनी है। देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखो, समझना अलग होता है, नॉलेज गैदर करना अलग होता है, पर उसको प्रेजेंट करना अलग होता है। समझने के लिए आप दुनियादारी के कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो, लेकिन अगर एग्जाम में बैठे हो तो वही लिखो जो टीचर को चाहिए। टीचर को क्या चाहिए, जो डेफिनेशन बुक में लिखा हुआ है एग्जैक्टली वही डेफिनेशन आप लिखें। तो एग्जाम में कभी भी ऐसा लोकल लैंग्वेज मत लिखना, मार्क्स कभी नहीं मिलेगा। लेकिन समझने के लिए तो लोकल लैंग्वेज ही लगेगा, क्योंकि समझने के लिए बुक की लैंग्वेज यूज करेंगे तो उतना अच्छे से समझ में नहीं आता, क्योंकि जो हमने दुनिया देखी है उसी के बेसिस पे तो हम समझते हैं, राइट। तो ध्यान रखना,
एग्जाम में वही लिखना है जो आपके बुक में लिखा हुआ है, लेकिन समझने के लिए तो आप किसी भी चीज से समझ सकते हो, ठीक है। तो कमिंग टू द पॉइंट, इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब क्या होता है? आलस। इनर्शिया का मतलब क्या है? आलस। ओके, तो भाई आलसी तो हम इंसान होते हैं, क्या ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं ये भी आलस में है? बिल्कुल, सबके पास आलस होता है, अलग अलग टाइप का आलस होता है। तो कितने टाइप का आलस होता है तो जरा समझिए। पहले डेफिनेशन क्या है इनर्शिया की? तो इनर्शिया क्या क्या बोला है? इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। इनर्शिया क्या है? टेंडेंसी है, ठीक है। इनर्शिया क्या है? टेंडेंसी है। इनर्शिया इज अ टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय विच इट वांट्स टू रिमेन इन द सेम स्टेट, बाय विच इट वांट टू रिमेन इन द सेम स्टेट। ये एक टेंडेंसी है, ये एक टेंडेंसी है कि वो उसी स्टेट में रहना चाहता है। मान लो कोई बंदा है, फोन में लगा हुआ है, पड़ा हुआ है बिस्तर में। आपने देखा कि यार ये तो पूरे दिन भर रात भर ऐसे ही पड़ा रहता है बेड में। तो आप गए उसके पास और उसको बोला कि चला जा कहीं घूमने जाते हैं, बाहर घूमने जाते हैं। वो क्या बोलता है? मेरे को नहीं जाना, मुझे तो इसी में मजा आता है। तो इसका मतलब वो क्या है? वो एक टाइप का आलस है उसके अंदर, वो बेड से हिलना ही नहीं चाहता, वो आलस कर रहा है यार, वो हिलना ही नहीं चाहता, ठीक है। तो क्या है उसके अंदर? इनर्शिया है। तो इनर्शिया क्या होता है? एक ऐसी टेंडेंसी कि इंसान बदलना ही ना चाहे, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इनर्शिया। तो अलग अलग टाइप के इनर्शिया होते हैं इन मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड। हम इंसानों की बात नहीं कर रहे हैं अभी, साइकोलॉजी की बात ना करके हम फिजिकल वर्ल्ड की बात करते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारे सराउंडिंग में जो भी ऑब्जेक्ट्स रखे हैं उनके पास भी इनर्शिया होता है, वो भी अपने स्टेट को बदलना नहीं चाहते हैं। तो कौन कौन से इनर्शिया होते हैं? तो सबसे पहला होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। इनर्शिया ऑफ रेस्ट मतलब जो ऑब्जेक्ट रुका हुआ है वो रुका ही रहना चाहता है। सोच के देखो जरा, जो ऑब्जेक्ट रुका हुआ है वो रुका ही रहना चाहता है। अभी क्लास के बाहर ना एक पत्थर देखा मैंने, इतना बड़ा पत्थर वो क्लास के बाहर रखा हुआ है। मैं जब कल आया था वो पत्थर वहीं रखा हुआ था, उसके 2 दिन पहले आया था वो पत्थर वहीं था, कल आऊंगा तो भी शायद पत्थर वहीं रहेगा, आगे भी पत्थर वहीं रहेगा। वो पत्थर वहां पर क्यों है? जो चीज जिस जगह पर है वो उस जगह पर क्यों है? क्योंकि उसके अंदर क्या है? इनर्शिया ऑफ रेस्ट, वो वैसे ही रहना चाहता है। अब हाँ ठीक है, उसके अंदर कोई प्राण तो है नहीं कि वो खुद से इधर से उधर मूव करे, ठीक है, बट है तो वही ना। ओके, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट मतलब जो चीज रुकी हुई है वो रुकी ही रहना चाहती है, ठीक है, जो चीज रुकी है वो रुकी ही रहना चाहती है। दूसरा इनर्शिया होता है इनर्शिया ऑफ मोशन। जो चीज चल रही है वो चलते ही रहना चाहती है, जो चीज चल रही है वो चलते ही रहना चाहती है। अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट को उठा के स्पेस में फेंकूं, स्पेस मतलब अंतरिक्ष, अर्थ के ऑर्बिट से बाहर जाकर के, जहां पर ग्रेविटी का कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, वहां पर अगर मैं स्पेस में किसी चीज को ऐसा फेंक दूं, वो ऑब्जेक्ट जिंदगी भर चलता रहेगा। वो जो ऑब्जेक्ट है वो जिंदगी भर चलता रहेगा। क्यों चलता रहेगा? क्योंकि बाहर कोई फ्रिक्शन तो है ही नहीं, स्पेस में कोई एयर थोड़ी है, एयर फ्रिक्शन थोड़ी है कि वो उसको रोक ले। और मैंने क्या बोला, दूसरा और कोई प्लैनेट भी नहीं है जिसको अपनी तरफ खींच ले। तो भाई अगर फ्री स्पेस है, कोई नहीं है स्पेस में, तो अगर किसी ऑब्जेक्ट को ऐसा थ्रो कर दिया तो ऑब्जेक्ट जीवन भर के लिए चलता रहेगा। आप एक चीज सोचो, मून को देखो, मून अर्थ के अराउंड चक्कर लगा रहा है। कब तक लगाएगा? जब तक दुनिया है तब तक लगाएगा। कब से लगा रहा है? पता नहीं कब से लगा रहा है, बहुत सालों पहले से लगा रहा है। रुक क्यों नहीं रहा? रुक इसके लिए नहीं रहा क्योंकि बाहर कोई फ्रिक्शन है ही नहीं जो उसको रोके, और उसके अंदर क्या है? इनर्शिया ऑफ मोशन। उसके अंदर क्या है? इनर्शिया ऑफ मोशन। तो स्पेस में अगर कोई चीज चल रही है तो वो चलती ही रहेगी। आपको मालूम है, जब भी सैटेलाइट लॉन्च करते हैं या रॉकेट लॉन्च करते हैं, मंगल ग्रह पे जाना है, तो कैसे करते हैं? मान लो ये हमारी अर्थ है, ठीक है, और ये मंगल ग्रह है, मार्स। अब अगर आप अपने रॉकेट का इंजन ऑन करके चलो तो अर्थ से बस इतने पे जाकर के आपका सारा फ्यूल खत्म हो जाएगा, तो आगे कैसे चलोगे? तो इसीलिए करते वो लोग क्या है, जैसे पहले सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, ये देखो सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, उसको अर्थ के अराउंड घुमाते हैं, ऐसे छोटा ऑर्बिट करते हैं, फिर और बड़ा ऑर्बिट करते हैं, फिर और बड़ा, आगे पढ़ोगे ऐसा क्यों करते हैं, फिर और बड़ा, और फिर जैसे यहां पर पहुंचता है इंजन बंद कर देते हैं, ठीक है, उसका जो इंजन होता है उसको क्या कर देते हैं? ऑफ, इंजन ऑफ कर देते हैं। यहां पर आते आते अर्थ का जो इंपैक्ट है वो खत्म हो जाता है या नेग्लिजिबल हो जाता है, बहुत कम हो जाता है। अब इंजन ऑफ कर दिया, मोशन इसके पास है, अब ये चलता रहता है, क्योंकि इसके अंदर क्या आ गया? अब इनर्शिया ऑफ मोशन, इसके अंदर आ गया इनर्शिया ऑफ मोशन। और जैसे ये जो मार्स है, मंगल ग्रह, जैसे ये उसके इन्फ्लुएंस में आता है, तुरंत इसका इंजन ऑन कर देते हैं। ऑलराइट, इंजन ऑन कर देते हैं और मार्स इसको अपनी तरफ खींचने लगता है, तो ये ऑर्बिट में ऐसा, फिर ये ऐसा धीरे धीरे करके फिर ये लैंड करता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर इंजन कैसा है? ऑन, और यहां पर इंजन कैसा है? ऑन, और ये जो बीच का रास्ता है इसमें इंजन कैसा है? ऑफ, क्योंकि यहां पर उसके पास क्या है? इनर्शिया ऑफ मोशन। तो स्पेस में अगर कोई चीज चल रही है वो चलते ही रहना चाहती है, ठीक है। अर्थ पे ऐसा नहीं होता। पता चला आपने सोचा कि सर ऐसा है क्या, तो मैं एक काम करता हूं, मेरे पास एक टायर है, उस टायर को ऐसा लुढ़का देता हूं, या एक बॉल है उसको ऐसा फेंकता हूं, सर देखो ना थोड़ी देर बाद जाकर तो रुक गया,
वो इसलिए रुका क्योंकि फ्रिक्शन है, स्पेस में कोई फ्रिक्शन नहीं होता। और जो ये हम लॉज पढ़ रहे हैं, ये सारे के सारे जो लॉज हैं, आइडियली बोले जाए तो ये सब स्पेस के लॉ है, अंतरिक्ष में, ठीक है। क्योंकि यहां पर एक इनविजिबल शक्ति है जिसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शन, वो एक्ट करती है और उसको हम कंसिडर नहीं करते, तो हम बोलते हैं कि यार ये लॉ में कुछ गड़बड़ है, ठीक है। गड़बड़ नहीं है, इसमें हमने क्या किया, फ्रिक्शन को इग्नोर किया है। और इग्नोर कहां हो सकता है, ओनली स्पेस में हो सकता है, ठीक है। तो याद रखना, जो चीज रुकी है वो रुकी रहना चाहती है, जो चीज मोशन में वो मोशन में रहना चाहता है। चांद घूम रहा है तो वो घूमते ही रहना चाहता है, अर्थ भी सन के अराउंड घूम रही है, वो घूमते रहना चाहता है। सन भी किसी के अराउंड घूम रहा है, किसके अराउंड घूम रहा है, तो सन किसके अराउंड घूम रहा होगा, पक्का वो गैलेक्सी में घूम रहा होगा, उसी गैलेक्सी में जो सेंटर है उसके अराउंड घूम रहा होगा। इस दुनिया में हर चीज घूम ही रही है, ठीक है, कोई भी रुका हुआ नहीं है, सब घूम रहे हैं, सब घूम रहे हैं, भले दिखाई दे या ना दे पर सब घूम रहे हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन। तो पहला इनर्शिया ऑफ रेस्ट, दूसरा इनर्शिया ऑफ मोशन। अच्छा, एक इसको देखो, एक बच्चे को देखो, छोटे बच्चे को, छोटा बच्चा शांति से कहीं बैठ नहीं पाता। छोटा बच्चा देखो, बहुत एनर्जी होती है उसके अंदर, शांति से कहीं बैठ नहीं पाता। उसको बोलेंगे बच्चे को, बेटा इधर बैठ, बैठेगा, डर से बैठेगा, 1-2 मिनट बैठेगा, फिर तीसरे मिनट फिर से कुछ ना कुछ उछल कूद करके इधर उधर करना शुरू कर देगा, पूरे रूम में तबाही मचा देगा, यहां से वहां से यहाँ। क्योंकि बच्चे के अंदर क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन, वो चुप नहीं रह सकता। अगर वहीं घर में कोई बुजुर्ग इंसान है, बुजुर्गों के पास ज्यादा एनर्जी तो होती नहीं है, तो उनके अंदर क्या होता है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। आपने देखा होगा, घंटों घंटों एक ही बिस्तर में पूरे दिन भर रात भर बस उधर ही पे बैठे हुए हैं, क्योंकि उनके अंदर क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, वो आराम से रहना चाहते हैं। छोटे बच्चे के अंदर क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन, क्योंकि बच्चे के अंदर एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, जबकि बूढ़े लोगों के अंदर एनर्जी कम होती है। तो बूढ़े लोगों के अंदर क्या है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, बच्चे के अंदर क्या है, इनर्शिया ऑफ मोशन। एक तीसरे टाइप का इनर्शिया भी होता है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन मतलब कि जो ऑब्जेक्ट सीधा जा रहा है वो सीधा ही जाना चाहता है, वो लेफ्ट राइट नहीं मुड़ना चाहता। जैसे अगर तुम एक गन से फायर करो स्पेस में, अंतरिक्ष में ऐसा फायर करो बूम, तो जो गोली निकलेगी वो चलती ही जाएगी, चलती ही जाएगी, चलती ही जाएगी, कभी रुकेगा ही नहीं वो, ठीक है, वो कभी रुकेगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि उसके रुकेगा भी नहीं, और चलेगा तो सीधा चलेगा, क्योंकि उसके अंदर क्या है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो खुद से कोई चीज मुड़ती नहीं है, खुद से भी कोई चीज मुड़ती नहीं है। तो 3 टाइप के इनर्शिया होते हैं, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। सो 3 टाइप के आलस, 3 टाइप के आलस किसमें, इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में 3 टाइप के आलस। कौन से, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। ऑलराइट, एक रियल एग्जांपल से समझते हैं। एक बस है, आप बस के अंदर खड़े हो, कहीं बस जा रही है, पिकनिक में जा रही है, आप भी पिकनिक में हो, मजे कर रहे हो, ठीक है, सीट अवेलेबल है, फिर भी आप खड़े हो क्योंकि मस्ती कर रहे हैं, ठीक है, पिकनिक जा रही है बस। अब हुआ क्या, बस खड़ी थी, ठीक है, बस खड़ी थी, बस वाले ड्राइवर ने गाड़ी चालू किया और सडनली एक्सेलरेट कर दिया। आप खड़े हो, आपको पता नहीं है, बस वाले ने बस को स्टार्ट किया और सडनली एक्सेलरेट कर दिया और बस आगे को बढ़ गई। आपके साथ क्या होगा, अगर आप खड़े हो तो आपके साथ क्या होगा, आप पीछे गिर जाओगे, राइट। क्यों पीछे गिरे, क्योंकि आपके अंदर इनर्शिया ऑफ रेस्ट था, आपकी जो बॉडी थी वो रुकी हुई थी और वो रुकी ही रहना चाहती है। बस वाले ने क्या किया, बस को एक्सेलरेट किया, बस को मोशन दिया, तो मोशन तो बस के साथ हुआ ना, बस आगे बढ़ी, तुम थोड़ी आगे बढ़े। तो जैसे ही बस आगे बढ़ी, तुम पीछे को इसलिए गिरे क्योंकि तुम्हारी जो बॉडी है वो रेस्ट पे रुकना चाहती थी, पर जमीन आगे निकल गई। बोल सकते हैं ऐसा कि तुम ठहरे रहे, जमीन आगे निकल गई, बोल सकते हैं ना ऐसे। तो तुम्हारे अंदर क्या था, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो हो सकता है कल के दिन कोई आपसे सवाल पूछ ले कि जब बस वाला बस स्टार्ट करके अचानक से भगाता है, तुम पीछे क्यों गिर जाते हो, तो इसका जवाब आप क्या दोगे, बिकॉज ऑफ इनर्शिया ऑफ रेस्ट, बिकॉज आई वॉज हैविंग इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ठीक है। एक दूसरी सिचुएशन, बस चल रही थी, आप खड़े थे वहां पे, बस के अंदर खड़े थे, बातें कर रहे थे, अपने दोस्तों से मजा कर रहे थे, ठीक है। बस वाले ने सडनली ब्रेक मारा, बस वाले ने सडनली ब्रेक मारा, क्या होगा आपके साथ, क्या होगा, बस वाले ने सडनली ब्रेक मारा, आपके साथ क्या होगा, आप सीधा आगे की तरफ खिड़की से बाहर, ठीक है, अगर गाड़ी हाई स्पीड में रही होगी, सीधा बाहर। क्यों ऐसा, क्योंकि ब्रेक गाड़ी को लगा था, आपको नहीं। जो बस ड्राइवर ने जो ब्रेक मारी वो तो गाड़ी को मारी, आपको थोड़ी मारी थी। तो आपकी जो बॉडी थी वो किसमें थी, इनर्शिया ऑफ मोशन में। आपकी जो बॉडी है, मतलब आप हो, आप तो चलते ही रहना चाहते हो, ब्रेक तो बस को लगा, आपको थोड़ी लगा था, आप तो चलते रहना चाहते हो। तो बस तो रुक गई, बस तो रुक गई, लेकिन आप आगे बढ़ते चले गए, इसलिए खिड़की तोड़ करके बाहर, ठीक है। तो आपके अंदर क्या था, इनर्शिया ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ मोशन। एक तीसरा एग्जांपल समझते हैं, ये बस है, आप खड़े थे, मस्ती करते हुए जा रहे थे, सडनली बस वाले ने ऐसा लेफ्ट टर्न मार दिया, सडनली बस वाले ने ऐसा लेफ्ट टर्न मार दिया, तो क्या होगा आपके साथ, लेफ्ट टर्न तो बस को मारा गया, बस लेफ्ट की तरफ गई, पर आप तो सीधा ही जाना चाहते थे,
आप सीधा जाना चाहते थे, तो क्या हुआ, बस इधर को गई पर आप सीधा गए तो आप सीधा राइट साइड में दीवार में टकरा गए। होता है ना ऐसा ही, अगर बस इधर को मुड़ी तो आप इधर गिरते हो, अगर बस इधर को मुड़ी तो आप इधर गिरते हो। देखा है कभी, जिस डायरेक्शन में बस जाती है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आप गिरते हो। क्यों? क्योंकि मुड़ी तो बस है, आप थोड़ी मुड़ रहे हो, आपके अंदर क्या था, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो तीसरा सवाल कि बस के मुड़ने पे आप ऑपोजिट दीवार पे क्यों टकराते हो, बिकॉज यू आर हैविंग इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्लियर, समझ में आया? तो इनर्शिया, इनर्शिया क्या होता है, आलस। और डेफिनेशन क्या लिखना एग्जाम में, इनर्शिया इज अ टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय विच इट वांट टू रिमेन इन द सेम स्टेट, बाय विच इट वांट टू रिमेन इन द सेम स्टेट। ये वो टेंडेंसी है जिससे ऑब्जेक्ट उसी स्टेट में रहना चाहता है, रुका है तो रुका है, चल रहा है तो चल रहा है, और अगर सीधा चल रहा है तो सीधा ही चल रहा है। सो दीज आर 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया। ठीक है, अब सवाल है कि चलो इनर्शिया तो सही है, पर इनर्शिया किस बात पर डिपेंडेंट है, इनर्शिया किस बात पर डिपेंडेंट है, किस बात पर डिपेंडेंट है? जैसे टेम्परेचर हीट पे डिपेंडेंट होता है, ओके, वैसे ही इनर्शिया किस बात पर डिपेंडेंट है? तो ध्यान रखना, मास, मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया, मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। अगर मास ज्यादा है, याद रखना, अगर मास ज्यादा है तो इनर्शिया भी ज्यादा होगा, अगर मास ज्यादा है तो इनर्शिया भी ज्यादा होगा। कैसे? एक चीज सोचो, आपके घर के बाहर 2 पत्थर रखे हुए हैं, एक इतना सा पत्थर रखा हुआ है जमीन में और एक इतनी बड़ी चट्टान रखी हुई है, ये बड़ी सी चट्टान रखी हुई है। तुम गांव चले गए, 1 साल बाद आए, क्या लगता है 1 साल बाद आपको घर के बाहर वो छोटा पत्थर दिखाई देगा या बड़ा पत्थर दिखाई देगा? ज्यादा दिखने के चांसेस किसके हैं, छोटे पत्थर के या बड़े पत्थर के? सोच के देखो जरा, बड़े पत्थर के दिखने के चांसेस ज्यादा होंगे। रीजन क्या है? रीजन ये है कि छोटा सा पत्थर था, आता जाता कोई भी ठोकर मार के पत्थर को इधर उधर दौड़ा दिया, भगा दिया, वहां से हटा दिया, राइट? क्योंकि हल्का था, हल्का था तो इनर्शिया कम था, इनर्शिया कम था तो इजीली उसका मोशन बदल गया। पर ये जो बड़ा पत्थर था इसका वजन ज्यादा था, अब क्योंकि वजन ज्यादा था, उसका इनर्शिया ज्यादा था, तो किसी भी इंसान में उतना दम तो रहा नहीं होगा कि उसको उठा करके बाहर फेंक दे, तो इसलिए वो अभी भी अपनी जगह पर मेंटेन्ड है। तो याद रखना, जो ऑब्जेक्ट हल्के होते हैं उनके अंदर इनर्शिया कम होता है, वो अपना मोशन बदल लेते हैं या सामने वाला बदल देता है इजीली। पर अगर कोई चीज भारी है, उसके अंदर इनर्शिया ज्यादा होगा, तो कोई भी उसको जगह से हटा नहीं पाएगा। एक रोड थी, तुम्हारे थे साइकिल लेकर के, रास्ते में एक जैसे कोई बकरी का बच्चा है रास्ते में बैठा हुआ है, ठीक है, आपने देखा कि अरे यार तो रास्ता ब्लॉक करा है, आप आए, आपने कहा हट, हटा दिया उसको, ठीक है, वो हट गया, आप आगे निकल गए, ठीक है। अगली बार आपने देखा कि एक वहां पर हाथी बैठा हुआ है रास्ते पर, अब आप सोचो कि आप उसको ऐसा करोगे, चल चल निकल, कर भी दोगे, बाई चांस इतनी हिम्मत आ भी गई, कर भी दिया आपने, तो भी वहां से हटने वाला नहीं है, तो आपको किसी और का सपोर्ट लगेगा उस काम के लिए। तो जो चीज हल्की होती है उसका मोशन, उसका जो मूवमेंट है या मोशन है या जो उसका स्टेट है वो इजीली बदल जाता है, हल्के ऑब्जेक्ट्स का बदल जाता है, पर भारी ऑब्जेक्ट का नहीं बदलता। इसलिए याद रखना, मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। अगर मास ज्यादा तो इनर्शिया भी ज्यादा, और अगर मास कम तो इनर्शिया भी कम, ठीक है। ओके, अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इज लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम, ये जो वर्ड है ना लीनियर, लीनियर मतलब क्या? लीनियर का देखो पहले 4 वर्ड देखो, क्या है? लाइन, लाइन ना, LINE, लाइन का मतलब क्या है? ऐसा सीधा लाइन। तो जब भी कोई ऑब्जेक्ट सीधी लाइन में मूव कर रहा होता है तो वहां पर जो हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो लीनियर करते हैं, ठीक है। ये मैथमेटिक्स में भी आप पढ़ोगे, आपका चैप्टर रहा होगा लीनियर इक्वेशन वगैरह, ठीक है। तो लीनियर मतलब लाइन, लाइन मतलब जो सीधा स्ट्रेट मूव कर रहा हो, ठीक है। तो जब हम बोलते हैं लीनियर मोमेंटम, तो हम कहना चाहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट जो सीधी लाइन में मूव कर रहे हैं हम उसके बारे में बता रहे हैं, ठीक है। तो लीनियर मोमेंटम क्या है? तो मोमेंटम मतलब क्या होता है? याद रखना, ये जो मोमेंटम है, मोमेंटम आपको बताता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मोशन है। मोमेंटम आपको बताता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मोशन है। एक ऑब्जेक्ट जो जगह पर रुका हुआ है उसके अंदर कोई मोशन नहीं है, ठीक है, उसके अंदर कोई मोशन नहीं है, पर एक ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है उसके पास मोशन है। अब सवाल है कैसा मोशन है? कम मोशन है, ज्यादा मोशन है? क्या मुझे उससे कम खतरा है या ज्यादा खतरा है? जैसे मान लो एक इतना सा कोई पेपर का, किसी ने पेपर को ऐसा रोल किया और मेरी तरफ फेंक दिया और वो आ रहा है मेरी तरफ, ठीक है, वो मेरी तरफ आ रहा है, तो आ रहा है मेरी तरफ, मैंने देखा कि उसके अंदर मोशन तो है, आ रहा है मेरी तरफ, पर क्या मुझे उससे कुछ खास खतरा है? अगर वो मेरे से टकरा भी गया तो क्या हो जाएगा? कुछ नहीं हो जाएगा। पर अगर उसी साइज का कोई पत्थर मेरी तरफ आ रहा है तो मोशन तो उसके पास भी है, अगर वो मेरे से टकरा जाए तो हो सकता है बहुत डैमेज हो जाए, आंख फूट जाए, हड्डी टूट जाए, कुछ भी हो सकता है, तो मोशन तो उसके पास भी है, पर उससे मुझे खतरा है। तो जब भी आप बोलते हैं ना मोमेंटम, तो मोमेंटम का मतलब क्या हो गया कि जो ऑब्जेक्ट आपकी तरफ आ रहा है उसके अंदर मोशन कितना है, क्योंकि अगर उसके अंदर मोशन ज्यादा होगा तो आपके लिए खतरनाक हो जाएगा अगर आपकी तरफ आ रहा है तो, और अगर मोशन कम है तो खतरनाक होएगा ही नहीं,
क्लियर है एवरीवन? तो जो ये मोमेंटम है, मोमेंटम बताता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मोशन है। अब ये मोमेंटम किस चीज से बना हुआ है? मोमेंटम किस चीज से बना हुआ है? तो मोमेंटम दो चीजों से बना हुआ है, एक बना है मास और एक बना होता है वेलोसिटी। ठीक है, तो देखो ये जो मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम, इसका फॉर्मूला क्या है? अच्छा, दिखाते हैं इसको किससे? हम लोग टी से दिखाते हैं। तो लीनियर मोमेंटम जिसको हम टी से दिखाते हैं, दैट इज मास इंटू वेलोसिटी, दैट इज मास इंटू वेलोसिटी। इसका मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट में अगर मोमेंटम है तो आपको उसमें दो चीजें देखनी पड़ेगी कि उसका मास कितना है, उसका वेलोसिटी कितना है। अब एक चीज देखो, जब ये कागज का गुच्छा, किसी ने कागज को ऐसा फोल्ड करके जब मेरी तरफ फेंका और एक पत्थर फेंका, दो अलग अलग सिचुएशन थी, एक में कागज को ऐसा रोल करके फेंका और एक में पत्थर फेंका, तो मैंने एक चीज देखा कि वेलोसिटी दोनों की सेम है, दोनों 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से मेरी तरफ आ रहे हैं। ठीक है, वेलोसिटी दोनों की सेम है, बट पत्थर का वजन ज्यादा है तो उसका मोमेंटम ज्यादा है, तो ये मेरे लिए खतरनाक है। कागज का वजन कम है तो मेरे लिए कम खतरनाक है। वेलोसिटी दोनों की सेम है, पर क्योंकि इसका मास ज्यादा था, वेलोसिटी सेम है पर इसका मास ज्यादा था, इसके लिए मोमेंटम कैसा हो गया? इसका ज्यादा हो गया, तो ये खतरनाक है। तो याद रखना, मोमेंटम को बढ़ाने के लिए या तो मास आपको देखना पड़ सकता है, या तो वेलोसिटी देखनी पड़ सकती है, या तो दोनों देखना पड़ सकता है। ठीक है, जैसे एक केस में मैं यहां पर लेता हूं, जैसे मैंने क्या बोला, मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी। ठीक है, अब अगर मान लो ये जो मास है ये है लो, वेलोसिटी भी लो है, तो जो ये मोमेंटम निकल के आएगा ये भी लो निकल के आएगा, मतलब कि कोई खतरा नहीं है। वजन भी बहुत कम है, वेलोसिटी भी बहुत कम है, कोई खतरा नहीं है। जैसे वही बात होगी कि कागज को किसी ने ऐसा रोल करके मेरी तरफ ऐसा हल्के से फेंक दिया, उसका वजन भी कम था, उसकी वेलोसिटी भी कम थी, इसका मोमेंटम भी कम था, इसलिए मुझे कोई खतरा नहीं है। ठीक है, तो जैसे पेपर हो गया, ये पेपर रोल, ये किसी ने फेंक दिया, हल्का सा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, हो सकता है मास जो है वो लो हो सकता है मास लो हो, कम वजन की कोई चीज है पर उसकी जो वेलोसिटी है बहुत ज्यादा है, बहुत हाई है, तो ऐसे में जो मोमेंटम बनेगा वो हाई बनेगा, ऐसे में मोमेंटम बहुत हाई बनेगा। और अगर मोमेंटम हाई हुआ तो खतरा है। जैसे एग्जांपल के लिए बुलेट, गोली, आपने कभी गोली को देखा है क्या? बुलेट को इतनी सी तो होती है बुलेट, ये देखो इतनी सी तो होती है, एक छोटा सा मटर के दाने जितना होता है बुलेट का सामने वाला पोर्शन, मटर का दाना जितना होता है उतना छोटा सा पोर्शन होता है। अब मटर का दाना वाला जो बुलेट है वो किसी ने आपके ऊपर फेंक दिया, ठीक है, पर प्रॉब्लम ये है कि जो बुलेट होती है उसकी वेलोसिटी तो हाई होती है ना, दाना वाले इतना है पर वेलोसिटी तो हाई है, तो हाई जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो रिजल्ट तो हाई देगा। तो क्या ये मेरे लिए खतरनाक है? यस, इट इज डेंजर। डेंजर का साइन ऐसे ही होता है ना, ये देखो, ये ऐसी आंख है, ये मुंह, ये ऐसा, ये हड्डी बनी होती है, हाँ, तो डेंजर, भाई डेंजर है, ये खतरनाक है। तो बुलेट खतरनाक होती है, खतरनाक होती है। अच्छा, एक और केस, मास हाई है, वजन ज्यादा है, बट वेलोसिटी कम है, तो क्या ये खतरनाक है? यस, ये बिल्कुल खतरनाक हो सकता है, बिल्कुल खतरनाक हो सकता है। मास बहुत ज्यादा है पर वेलोसिटी लो है। मान लो एक ट्रेन है जो सामने से चलती हुई आ रही है, बहुत स्लोली चल रही है, पर ट्रेन है, वो मास बहुत ज्यादा है उसका, पर स्लोली आ रही है। ठीक है, स्लोली आ रही है, आप रास्ते में खड़े हो गए कि अरे भाई बहुत कम वेलोसिटी है इसकी, तो क्या कर लेगा ये? क्या कर लेगा भाई? पिचका डालेगा तुमको। क्यों? क्योंकि उसका वजन बहुत ज्यादा है। ठीक है, एक और चीज समझो, मान लो मैंने ऐसे जमीन से इतना बड़ा पत्थर उठाया, जमीन से पकड़ा, ऐसा बड़ा सा पत्थर उठाया, अब क्योंकि पत्थर भारी था तो मेरे में ज्यादा ताकत तो थी नहीं, तो मैंने फेंका ऐसे। जब मैंने ऐसे फेंका आपकी तरफ, बहुत ही कम वेलोसिटी थी उसकी, कम वेलोसिटी के साथ अगर मैं आपकी तरफ फेंकूंगा तो क्या होगा? मोमेंटम तो ज्यादा है ना, भले ही वेलोसिटी कम है, मैंने ऐसा फेंका बहुत हल्के, बहुत मतलब वेलोसिटी बहुत कम थी उसकी, पर मास तो ज्यादा था ना, तो मोमेंटम होगा बहुत ज्यादा होगा, तो जब वो आपके ऊपर गिरेगा तो भाई डैमेज तो करेगा ना वो आपको। ठीक है, तो मोमेंटम हाई कैसे हो सकता है? या तो वेलोसिटी हाई हो जाए तो मोमेंटम हाई होता है, या तो मास हाई हो जाए तो मोमेंटम हाई होता है। एक तीसरा केस, अगर दोनों ही हाई हो, मान लो मास भी, ठीक है, मास भी एंड वेलोसिटी भी हाई, दो, तो क्या होगा? तब तो भाई ये तो बहुत ही ज्यादा होगा। ठीक है, ये तो बहुत ही ज्यादा होगा, ये दोनों के दोनों बहुत ज्यादा है। तो ऐसे केस में क्या होगा? चीजें जो है वो खतरनाक हो जाएंगी। कभी तोप का गोला देखा है? तोप का गोला, अच्छा, कभी किसी फोर्ट में गए होंगे, वहां पे देखी होगी ना तोप रखी हुई, इतने बड़े बड़े गोले होते हैं उसके, ये बड़े बड़े गोले। इसके पहले जो मैंने पत्थर उठाया आपकी तरफ फेंका, उतने ही साइज का वो गोला होता है, और जब उसको फायर किया जाता है कैनन से, तोप से, तो सोचो उसकी वेलोसिटी कितनी ज्यादा होती है, तो उसका तो मास भी ज्यादा है, उसका तो वेलोसिटी भी बहुत ज्यादा है, तो ऐसे में जो उसका मोमेंटम होगा वो तो और खतरनाक होगा। तो तोप के गोले के सामने इंसान तो छोड़ो, जो बड़ी बड़ी दीवारें होती थी, किला जो फोर्ट होते हैं उसकी जो बड़ी बड़ी दीवारें, कितनी बड़ी बड़ी दीवारें होती, कितनी चौड़ी चौड़ी दीवारें, वो तक टूट जाती थी। क्यों? क्योंकि मोमेंटम क्या है उसका? हाई है। तो इसका एग्जाम्पल जैसे हमारे पास क्या हो गया, कैनन,
कैनन शॉट, ठीक है, कैनन शॉट, कैनन मतलब तोप का जो गोला होता है वो, ये उसका एग्जांपल हो गया। क्लियर है एवरीवन? हाँ, तो याद रखना अगर मास एंड वेलोसिटी में से कोई भी एक ऐसा है जो बहुत ज्यादा है तो समझ लेना उसके अंदर मोशन बहुत ज्यादा है, और अगर मोशन बहुत ज्यादा है तो वो डैमेज कर सकता है। ठीक है, तो कौन सी चीज कितनी खतरनाक हो सकती है ये उसके मोमेंटम पे डिपेंड करता है। मोमेंटम दो बातें हैं, मास एंड वेलोसिटी, या तो मास ज्यादा हो या तो वेलोसिटी ज्यादा हो या तो दोनों ज्यादा हो। ठीक है, अब अगर मैं लाइट की बात करूं, लाइट, ये जो लाइट पड़ रही है इसकी बात करूं, लाइट के पास वेलोसिटी तो बहुत ज्यादा होती है पर मास नहीं होता, तो वेलोसिटी तो बहुत है पर मास नहीं है, तो इसका लीनियर मोमेंटम क्या हो गया? जीरो ना, क्योंकि मास अगर जीरो है तो कितना भी वेलोसिटी हो रिजल्ट तो जीरो ही आएगा। तो लाइट का जो लीनियर मोमेंटम है दैट इज व्हाट? जीरो। तो लाइट से कोई खतरा थोड़ी होता है, मैं डरूंगा थोड़ी कि सामने से लेजर लाइट आ रही है वो मेरे को टकराएगी और मुझे ऐसा फेंक देगी पीछे की तरफ, ऐसा होता है क्या? कभी नहीं होता। ज्यादा से ज्यादा वो जला सकती है, क्यों? क्योंकि एनर्जी तो होती है ना उसके पास, तो लेजर लाइट ज्यादा से ज्यादा आपको जला सकती है पर उठा के फेंक नहीं सकती। ठीक है, हाँ, तो ये ध्यान में रखना। सो लीनियर मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी। ओके, तो शॉर्ट में मैं लीनियर मोमेंटम को P इक्वल्स टू mv भी बोल सकता हूं, P इक्वल टू mv, m का मतलब मास, v का मतलब वेलोसिटी। अच्छा, जो इसकी यूनिट होगी वो क्या होगी? मास की यूनिट क्या होती है? kg, एंड वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकंड। सो व्हाट इज द यूनिट? kg मीटर पर सेकंड, kg मीटर पर सेकंड। ठीक है, उसके बाद ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, याद रखना, जो लीनियर मोमेंटम है, लीनियर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्यों वेक्टर क्वांटिटी? वेक्टर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको डायरेक्शन देखना पड़ता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों आपको देखनी पड़ती है। ऐसी क्वांटिटीज को हम लोग क्या बोलते हैं? वेक्टर क्वांटिटीज। अच्छा, अभी वेक्टर क्वांटिटी कैसा हो गया जरा समझना। किसी ने पत्थर फेंका मेरी तरफ ऐसे, किसी ने मेरी तरफ पत्थर फेंका ऐसे, मैं यहां पर खड़ा हूं, उसने मेरी तरफ फेंका, क्या इसके पास मोमेंटम है? और वो मेरी तरफ आ रहा है, तो क्या खतरनाक है? बिल्कुल है। एक सिचुएशन, यही पत्थर इस बार किसी ने ऐसे फेंका, मैं यहां खड़ा हूं, मैं इस तरफ खड़ा हूं, पत्थर को ऐसा फेंका गया। अब सोचो, क्या अब ये मेरे लिए खतरनाक है क्या? नहीं, मोमेंटम तो है ना इसके पास, पर डायरेक्शन बदल गई है, अब मेरे को कोई खतरा नहीं है। तो इसलिए याद रखना, डायरेक्शन मायने रखता है। आपकी तरफ आ रहा है तो खतरनाक है, पर कहीं और जा रहा है खतरनाक नहीं है। तो डायरेक्शन बदला तो पूरी काया पलट गई। पहले मैं डर रहा था पर अब मैं डरूंगा नहीं? डरूंगा, क्योंकि ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको डायरेक्शन भी देखना पड़ेगा। जब कोई तोप का गोला फायर करता है या गोली फायर करता है तो डायरेक्शन को ध्यान में रख के करता है ना, ऐसा तो नहीं कि बस फायर करो रैंडमली सामने दुश्मन मर जाएगा, ऐसा तो नहीं है। तो मैग्नीट्यूड के साथ साथ आपको क्या देखना है? डायरेक्शन की, दुश्मन वहां है, लो फायर करो। क्लियर? सो इसकी जो यूनिट है वो क्या है? kg मीटर पर सेकंड, एंड इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। मैग्नीट्यूड के साथ साथ यू हैव टू आल्सो सी द डायरेक्शन। ठीक है, अच्छा, डायरेक्शन के लिए मैं आपको एक चीज बता देता हूं। डायरेक्शन के लिए ये आपके कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं, ये प्लस एक्स एक्सिस है, ये माइनस एक्स एक्सिस है। फिलहाल एक्स एक्सिस की बात करते हैं, मान लेते हैं वाई एक्सिस अभी कुछ नहीं है। ठीक है, तो अगर कोई चीज इधर जा रही है, याद रखना, अगर कोई चीज इधर जा रही है तो उसके लिए वैल्यू पॉजिटिव लोगे, और अगर कोई चीज इधर जा रही है तो वैल्यू नेगेटिव लोगे। ठीक है, मान लेते हैं कि कोई बोलता है कि एक ऑब्जेक्ट है, इसकी वेलोसिटी है 5 मीटर पर सेकेंड, तो इसका मतलब मैग्नीट्यूड 5 मीटर पर सेकेंड है, और क्योंकि इसके आगे कुछ नहीं है तो इसका मतलब प्लस है, तो पक्का ये जो ऑब्जेक्ट है ये इस तरफ जा रहा है। अगर कोई बोले वेलोसिटी की वैल्यू है -5 मीटर पर सेकेंड, इसका मतलब 5 मीटर पर सेकंड क्या है? मैग्नीट्यूड है, और माइनस का मतलब क्या है? डायरेक्शन। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है? इस तरफ जा रहा है। क्लियर? ये याद रखना, यहां पर वेलोसिटी क्या है? 5 मीटर पर सेकंड, मतलब ऑब्जेक्ट 5 की स्पीड से इस तरफ जा रहा है, और ये वाली वेलोसिटी क्या है? -5 मीटर पर सेकंड, इसका मतलब 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से नेगेटिव साइड जा रहा है। नेगेटिव साइड मतलब इस साइड। तो गलती से कभी ये मत कर देना कि ये जो है -5 मीटर पर सेकंड इज स्मॉलर देन 5 मीटर पर सेकंड, ऐसा कभी मत कर देना। क्यों? क्योंकि मैथ्स में हम पढ़ते हैं ना कि नेगेटिव नंबर छोटा होता है, पॉजिटिव नंबर बड़ा होता है। मैथ्स में होता होगा, पर यहां पर प्लस और माइनस का मतलब सिर्फ डायरेक्शन होता है। यहां पर प्लस और माइनस का मतलब क्या होता है? सिर्फ डायरेक्शन होता है। ठीक है, यहां पर ऐसा कर दोगे तो गलत हो जाएगा। यहां पर होगा क्या? होगा ये कि इन दोनों का जो ये मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड वाइज सेम है, बट ये जो माइनस है ये क्या रिप्रेजेंट करता है? दिस ओनली रिप्रेजेंट डायरेक्शन, ये डायरेक्शन रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो याद रखना, मैग्नीट्यूड में +5 मीटर पर सेकंड एंड -5 मीटर पर सेकंड आर सेम। जैसे कि एग्जांपल के लिए कोई बुलेट इधर फायर करे ढाई, और कोई इधर फायर करे ढाई, तो दोनों के केस में तो मोमेंटम तो सेम ही है ना, दोनों के केस में वेलोसिटी तो सेम ही है ना। समझ में आया क्या? क्या फर्क है? सिर्फ डायरेक्शन का फर्क है। अगर कोई ऐसा बोले कि इस तरफ गोली मारो तो खतरनाक होगा और इस तरफ गोली मारोगे तो खतरनाक नहीं होगा, तो ऐसा थोड़ी हो सकता है भाई, मैग्नीट्यूड तो सेम ही होगा। तो इसलिए याद रखना कि कभी भी अगर वेलोसिटी प्लस में दी हुई है और माइनस में दी हुई है तो सिर्फ डायरेक्शन का फर्क है। यही चीज एक्सेलरेशन के लिए भी सेम है। मान लो अगर कोई बोलता है कि एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो मतलब ऑब्जेक्ट राइट साइड को जा रहा है, कोई बोलता है कि एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड को एक्सेलरेट हो रहा है।
पॉजिटिव एक्सेलरेशन का मतलब राइट साइड को एक्सेलरेट हो रहा है और नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब लेफ्ट साइड को एक्सेलरेट हो रहा है। यही चीज अगर कोई बोले कि पोजीशन जो है या डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव है, मतलब ऑब्जेक्ट राइट साइड को जा रहा है। कोई बोले कि पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट लेफ्ट साइड में जा रहा है। क्लियर? माइनस वाली टर्म छोटी नहीं होती प्लस वाली टर्म से। माइनस सिर्फ ये बताता है कि उल्टे डायरेक्शन में नेगेटिव एक्सेस की तरफ जा रहा है, दैट्स ऑल। क्लियर? क्योंकि यहीं से ही बहुत सारी गलतियां चालू होती है जब आप ग्राफिकल क्वेश्चंस करते हो। हमें लगता है कि माइनस छोटा होता है और हम उस हिसाब से काम करते हैं और फिर सारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। नेगेटिव का मतलब सिर्फ उल्टा डायरेक्शन ही है। क्लियर? अच्छा, उसके बाद यहां पर नोट क्या लिखा हुआ है, लार्ज द अमाउंट ऑफ फोर्स इज रिक्वायर्ड टू चेंज द लार्ज अमाउंट ऑफ मोमेंटम। अगर आपको लार्ज अमाउंट ऑफ मोमेंटम को चेंज करना है तो इसके लिए लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स लगेगा। ठीक है, ये लास्ट वाला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि अगर मोमेंटम में ज्यादा बदलाव करना है, अगर मोमेंटम में ज्यादा बदलाव करना है, अगर मोमेंटम में ज्यादा बदलाव करना है तो ज्यादा फोर्स लगेगा। कैसे? ये देखो, मोमेंटम किससे बना हुआ है? मास एंड वेलोसिटी से बना हुआ है। ठीक है, अगर मास ज्यादा होगा, मोमेंटम मास एंड वेलोसिटी से बना है, अगर किसी चीज का मास ज्यादा है तो इसका मतलब उसका मोमेंटम ज्यादा है। तो जिसका मास ज्यादा होता है उसका मोमेंटम ज्यादा होता है, तो अगर वो रुका है तो उसको चलाने के लिए फोर्स ज्यादा लगेगा। अरे सीधी सी बात है ना, एक छोटा सा पत्थर है और एक बड़ा पत्थर है, छोटे से पत्थर को मूव कराने के लिए ज्यादा फोर्स लगेगा, बड़े से पत्थर को मूव कराने के लिए? बड़े से पत्थर को, क्योंकि बड़े पत्थर का मास ज्यादा है, तो जब भी उसका मोमेंटम चेंज करने जाओगे तो मोमेंटम भी तो ज्यादा चेंज होगा, तो ज्यादा फोर्स लगेगा। ठीक है, तो इसलिए याद रखना, अगर मास ज्यादा तो फोर्स भी ज्यादा लगेगा। ठीक है, यहां पे लिख देता हूं, अगर किसी ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा है तो उसका मोमेंटम भी ज्यादा होगा, तो ऐसे में उसके ऊपर जो अप्लाइड फोर्स होगा वो भी आपको ज्यादा लगाना पड़ेगा। एग्जांपल के लिए क्या है, जैसा ट्रेन, क्या ट्रेन का वजन ज्यादा होता है? अब ट्रेन में 25-30 डब्बे होते हैं, तो ट्रेन का वजन ज्यादा होता है, तो ट्रेन का मोमेंटम भी ज्यादा होगा और इस वजह से ट्रेन के इंजन को फोर्स भी ज्यादा लगाना पड़ेगा। यस और नो? तो क्या आपको ऐसा लगता है कि ट्रेन के अंदर ना, ट्रेन के इंजन के अंदर हम लोग मारुति का इंजन लगा देंगे और उसे ट्रेन खींचेंगे? खींचेगी क्या ट्रेन कभी? या स्प्लेंडर का इंजन लगा देंगे तो ट्रेन खींचेगी क्या? नहीं खींचेगी, क्योंकि ट्रेन का मास ज्यादा है तो ट्रेन का मोमेंटम भी ज्यादा होगा। तो इसलिए ट्रेन का जो इंजन है उसको ऐसा बनाना पड़ेगा कि वो ज्यादा पावर जनरेट कर सके, ज्यादा फोर्स प्रोवाइड कर सके। क्लियर? तो ज्यादा अगर वजन उठाना है तो इंजन ज्यादा पावरफुल होना चाहिए। क्लियर? नंबर 2, मोमेंटम और किससे बना हुआ है? वेलोसिटी से। इसका मतलब अगर आपको वेलोसिटी ज्यादा चाहिए तो इसका मतलब मोमेंटम ज्यादा होना चाहिए, इसका मतलब फोर्स भी ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि अगर मास ज्यादा तो मोमेंटम ज्यादा, वेलोसिटी ज्यादा तो भी मोमेंटम ज्यादा, और मोमेंटम जितना ज्यादा फोर्स भी उतना ही ज्यादा। तो इसका मतलब क्या हो गया, अगर आपको ज्यादा हाई वेलोसिटी से किसी चीज को मूव कराना है तो ऐसे में आपको फोर्स भी ज्यादा लगाना पड़ेगा, ऐसे में ज्यादा फोर्स भी लगाना पड़ेगा। एग्जाम्पल के लिए स्पोर्ट्स बाइक हो गई या स्पोर्ट्स कार हो गई, कभी इनका इंजन देखा है क्या? स्पोर्ट्स बाइक का इंजन। अब जो नॉर्मली हम लोग स्कूटी चलाते हैं या बाइक चलाते हैं, ये 150 सीसी की होती है। कितनी? 150 सीसी। फिलहाल के लिए आप समझ लो कि ये उसके इंजन की ताकत है, होता तो नहीं है पर मान लो जो हमारी नॉर्मल बाइक होती है वो 150 सीसी की होती है, जो स्कूटी होती है वो 125 सीसी की होती है, स्कूटी 125 सीसी की होती है, 125 सीसी। और जो ये स्पोर्ट्स बाइक होती है, स्पोर्ट्स बाइक, इनकी जो पावर होती है वो 1800 से स्टार्ट होती है, या 1800। कहाँ ये 150 और कहाँ ये 1800? आप सोचो कि 1800 में कितनी ऐसी बाइक आ गई? 1800 मतलब कि करीब करीब 12, जो ये नॉर्मल हमारी 12 बाइक की शक्ति है, 12 बाइक की ताकत है, वो अकेले एक स्पोर्ट्स बाइक में होती है, स्पोर्ट बाइक। और ये भी मैं आपको नॉर्मली बता रहा हूं, हो सकता है कोई बाइक इससे ज्यादा पावरफुल हो सकता है कोई इससे थोड़ी कम पावरफुल हो, पर लगभग रेशियो वही है। एक नॉर्मल बाइक 150 सीसी की है और स्पोर्ट्स बाइक 1800 सीसी की है। ठीक है, सीसी मतलब क्यूबिक सेंटीमीटर, उसका इंजन का एक वो कैपेसिटी होता है। ठीक है, समझ में आया? तो याद रखना, अगर मोमेंटम ज्यादा होगा तो फोर्स भी ज्यादा लगाना पड़ेगा, और मोमेंटम दो वजहों से ज्यादा हो सकता है, या तो मास की वजह से या तो वेलोसिटी की वजह से। ठीक है, या हो सकता है दोनों की वजह से। अब मान लो एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें ऑब्जेक्ट का मास भी ज्यादा है और उसको वेलोसिटी भी ज्यादा पकड़ानी है, जैसे मान लो बुलेट ट्रेन का तो भाई मास भी ज्यादा है और उसकी वेलोसिटी भी ज्यादा है, तो सोचो मोमेंटम कितना ज्यादा होगा मोमेंटम, तो सोचो कि फोर्स कितना ज्यादा लगाना पड़ेगा। तो मतलब कि बुलेट ट्रेन बनाना कोई आसान काम थोड़ी है, क्योंकि उसका मास भी ज्यादा है, उसकी वेलोसिटी भी ज्यादा अटेंड करानी है, तो मोमेंटम तो कितना खतरनाक है, तो फोर्स कितना लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो ये अपने आप में एक चैलेंज है। जो हम बोलते हैं ना कि बुलेट ट्रेन क्यों नहीं आ रही, तो भाई इतना आसान थोड़ी है। ठीक है, समझ में आया? तो मोमेंटम क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितना मोशन है, दैट इज कॉल्ड एज मोमेंटम। उसका फॉर्मूला क्या है? मास इनटू वेलोसिटी। रिप्रेजेंट किससे करते हैं? उसको हम लोग पी से करते हैं। यूनिट क्या है? केजी मीटर पर सेकेंड। और साथ में ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो डायरेक्शन मायने रखता है कि आपकी तरफ आ रहा है या कहीं और जा रहा है। आपकी तरफ आ रहा है तो खतरनाक, कहीं और जा रहा है तो कम खतरनाक।
ठीक है, ओके बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इज इम्पल्स। अब ये इम्पल्स क्या चीज है? इम्पल्स कुछ नहीं है, चेंज ऑफ मोमेंटम ही इम्पल्स है। व्हाट इज इम्पल्स? इम्पल्स इज व्हाट? चेंज इन मोमेंटम। इम्पल्स इज व्हाट? चेंज इन मोमेंटम। मोमेंटम में होने वाला बदलाव ही इम्पल्स है। कैसे? एक ऑब्जेक्ट था, रुका हुआ था, आपने धक्का लगाया, धक्का लगाने के बाद अभी मूव करने लग गया। तो पहले जब रुका हुआ था तो मोमेंटम उसका क्या था? जीरो, क्योंकि मास तो था उसके पास पर वेलोसिटी नहीं थी, तो मोमेंटम क्या हो गया? जीरो। पर अब क्योंकि वो चल रहा है तो मास तो पहले भी था, मास अभी भी है, पर अब उसके पास वेलोसिटी आ गई है, तो अब उसके पास क्या आ गया? मोमेंटम आ गया। ठीक है, ठीक, पहले जीरो मोमेंटम था, अब कुछ ना कुछ मोमेंटम है। तो जो ये डिफरेंस है, ये क्या है? यही तो चेंज ऑफ मोमेंटम है। तो चेंज ऑफ मोमेंटम जो होता है यही इंपल्स होता है। ठीक है, फिर से समझो, जिनको नहीं समझ में आया फिर से समझो। ये एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास मान लेते हैं 5 किलो है। ठीक है, 5 किलो रुका हुआ है तो इसका इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया? जीरो। अब ये मूव करना चालू कर दिया और इस वक्त मास तो इसका अभी भी 5 किलो है, पर अब जो इसकी वेलोसिटी है वो 10 मीटर पर सेकंड हो गई। तो कोई पूछे कि इंपल्स इसका क्या है, तो इंपल्स होता है बाद का मोमेंटम माइनस पहले का मोमेंटम। तो पहले का मोमेंटम क्या रहा होगा? P इनिशियल मोमेंटम क्या रहा होगा? इनिशियल मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। तो इनिशियल मास कितना था? 5 और इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? 0। तो 5 इंटू 0 कितना हो गया? 0। सो इनिशियल मोमेंटम इसका क्या है? 0। अच्छा, फाइनल मोमेंटम इसका क्या हो जाएगा? तो फाइनल मोमेंटम हो जाएगा मास इंटू फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, मास इंटू फाइनल वेलोसिटी। बाय द वे मैं आपको ये बता दूं कि जो इनिशियल वेलोसिटी होती है उसको हम u से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं इसको u से रिप्रेजेंट करता हूं। तो इनिशियल मोमेंटम क्या हो गया? m इंटू यू। फाइनल मोमेंटम क्या हो गया? m इंटू वी। तो यहां पर मास कितना है? 5 और वेलोसिटी कितनी है? 10। तो सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा? 50। अच्छा, कोई यूनिट बोले तो क्या बोलेगा? kg मीटर पर सेकेंड। और यहां पर क्या आएगा? इसका भी kg मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इनिशियल मोमेंटम निकाल लिया। इनिशियल मोमेंटम के लिए क्या देखना है आपको? कितना मास था और इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी। फाइनल मोमेंटम के लिए क्या लेना है? कि मास कितना है और फाइनल वेलोसिटी कितनी है। तो ये इनिशियल मोमेंटम और ये फाइनल मोमेंटम निकाल दिया। अब इंपल्स क्या होता है? तो इंपल्स के लिए आपको क्या करना है? फाइनल मोमेंटम को माइनस कर देना है इनिशियल मोमेंटम के साथ। फाइनल मोमेंटम को माइनस करेंगे इनिशियल मोमेंटम के साथ। तो फाइनल मोमेंटम कितना है इसका? 50। इनिशियल मोमेंटम क्या है? 0। तो सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा? 50। और यूनिट तो यही होगी kg मीटर पर सेकेंड। क्लियर? ओके। अच्छा, ये भी तो हो सकता है ना कि इनिशियली भी ऑब्जेक्ट चल रहा हो, तब क्या होगा? तो मान लेते हैं कि इस बार ऑब्जेक्ट इनिशियली चल रहा था, और जब ये चल रहा था तो जो इसकी वेलोसिटी है, तो इसकी जो वेलोसिटी है वो लेट्स से 2 है। ठीक है, मान लेते हैं इस बार ये चल रहा था विद 2 मीटर पर सेकेंड से, तो इसका u कितना हो जाएगा? 2। तो सॉल्व करने के बाद ये इनिशियल मोमेंटम कितना आ जाएगा? 5 2 10। तो अब कोई पूछे कि इंपल्स कितना है, तो फाइनल तो अभी भी 50 है, पर इनिशियली ये कितना था? 10। तो सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा? 40 kg मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों आप लोग को करना कुछ नहीं है, इनिशियल मोमेंटम निकालना है इनिशियल मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी के साथ, फाइनल मोमेंटम निकालना है फाइनल मास इंटू फाइनल वेलोसिटी के साथ, दोनों का डिफरेंस निकाल देना है। दैट इज व्हाट इज इंपल्स। वो क्या होता है? इंपल्स होता है। ठीक है, सो ये देखो इंपल्स का फॉर्मूला क्या है? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू फाइनल वेलोसिटी। इनिशियल मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, सो mv माइनस mu। तो ये जो चेंज ऑफ मोमेंटम है इसी को तो हमने I लिखा हुआ है, तो याद रखना चेंज ऑफ मोमेंटम यही इंपल्स होता है। चेंज ऑफ मोमेंटम इज इंपल्स। अब आपके मन में सवाल आएगा, सर जब चेंज ऑफ मोमेंटम में इंपल्स है तो ये अलग से नया नाम गढ़ने की क्या जरूरत है? ये इंपल्स नया बोलने की जरूरत क्या है? होगा चेंज ऑफ मोमेंटम। कितना लंबा शब्द है, चेंज ऑफ मोमेंटम। तो एक काम करते हैं, इसको शॉर्ट में निपटा देते हैं, इंपल्स। निपट गया ना। अब किसी का नाम अगर बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा हो, बहुत लंबा चौड़ा नाम हो, तो हम क्या चाहते हैं कि यार इसका कोई निकनेम रखो भाई। ठीक है, अय्यर, वेणुगोपाल अय्यर, चिन्ना स्वामी, मुत्तुस्वामी, वेणुगोपाल अय्यर, राइट। अब क्या चाहते हैं हम लोग? छोटा नाम हो उसका। तो यही किया हमने, चेंज ऑफ मोमेंटम। इतना लंबा कौन बोलेगा? तो शॉर्ट में क्या बोल दिया इसको? इंपल्स बोल दिया। ठीक है, सो इंपल्स इज mv माइनस mu, या फिर इंपल्स इज चेंज ऑफ मोमेंटम। यूनिट क्या होगा इसका? यूनिट तो यही होगा ना, kg मीटर पर सेकेंड। क्योंकि जो डिफरेंस होता है, डिफरेंस का भी तो यूनिट वही होता है, जो मतलब डिफरेंस का यूनिट तो वही होता है ना जो उसके इनपुट का यूनिट होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए कोई बोले 10 मीटर माइनस 2 मीटर, आंसर कितना आएगा? 8 मीटर। तो जो यूनिट इसका है वही यूनिट तो इसका भी है, तो जो इनपुट का यूनिट होता है वही तो आउटपुट का यूनिट होता है। तो इनपुट अगर चेंज ऑफ मोमेंटम है तो आउटपुट का भी तो यूनिट वही होगा ना जो मोमेंटम का होगा, दैट इज kg मीटर पर सेकेंड। क्लियर है? तो लिख लीजिए इसको जल्दी से, वीडियो पॉज करके बढ़ते हैं आगे।
इसको जल्दी से लिख लीजिए। बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट। अच्छा, अब आगे हैं क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है? अ बॉल ऑफ मास 10 ग्राम, अ बॉल ऑफ मास 10 ग्राम। देखो बच्चों, कई लोगों का कहना है कि ये वर्ड प्रॉब्लम में दिक्कत होती है। पिछले वाले चैप्टर में भी बताया, इस वाले में भी बता रहा हूं। वर्ड प्रॉब्लम में जो सबसे पहली दिक्कत है कि क्वेश्चन ही नहीं समझा, इंग्लिश का प्रॉब्लम है। जब कभी भी ऐसा होता है तो तोड़ तोड़ के पढ़ो, तोड़ तोड़ के समझने की कोशिश करो। ऐसा नहीं कि फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ लिया, अब ऑल ऑफ मास हो गया, सर नहीं समझ में आया। अरे भाई, फॉर्मेलिटी किसको दिखा रहे हो? समझने के लिए पढ़ो। तो समझने के लिए क्या करना है? तोड़ तोड़ के पढ़ना है, तोड़ तोड़ के। तो पहली चीज आपको जो प्रॉब्लम सफर करनी पड़ सकती है वो इंग्लिश में, कि क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा। तो इसके लिए रूल क्या है? तोड़ तोड़ के पढ़ो, ठीक है? तोड़ तोड़ के पढ़ो, तोड़ तोड़ के। तो तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं। अ बॉल ऑफ मास 10 ग्राम। अच्छा ओके, एक बॉल थी जिसका मास कितना था? 10 ग्राम। इनिशियली मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। इनिशियली, शुरुआत में विद अ वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रही थी, ठीक है। ऑन अप्लाइंग अ कांस्टेंट फोर्स, ओके, इसके ऊपर फोर्स लगाया। ऑन बॉल फॉर 2 सेकेंड, इसके ऊपर किसी ने फोर्स लगाया 2 सेकेंड के लिए। इट एक्वायर अ वेलोसिटी ऑफ 70 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट, एक बॉल थी, वो रुकी हुई थी, बॉल का वजन आपको दे रखा है, और इनिशियली उसकी वेलोसिटी थी 50 मीटर पर सेकेंड। उसके ऊपर किसी ने धक्का लगाया 2 सेकंड के लिए, और उसकी वेलोसिटी होगी 70 मीटर पर सेकंड, ठीक है। समझ में आया? ओके, तो इंग्लिश को हमने डिकोड कर लिया, तोड़ तोड़ के हमने पढ़ा। फिर दूसरा, लोगों को समस्या होती है कि इसमें जो इनपुट है वो समझ में नहीं आ रहा है कि सर क्या दिया हुआ है। एंड इनपुट के बाद जो सेकंड प्रॉब्लम होता है कि सर कौन सा फॉर्मूला है जो हमको अप्लाई करना है। अब देखो, फॉर्मूला तो आपको याद करना पड़ेगा। फॉर्मूला क्या करना पड़ेगा? याद करना पड़ेगा, बिना याद किए तो होगा नहीं। तो फॉर्मूले के लिए सॉल्यूशन ये है कि भाई याद करो फॉर्मूले। इनपुट के लिए क्या करेंगे कि सर मुझे तो समझ में नहीं आता कि सर ये क्या है, ये जो 10 ग्राम्स दिया हुआ है ये क्या चीज है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ग्राम इज द यूनिट ऑफ, ग्राम किसकी यूनिट है? वजन की यूनिट है। इसका मतलब ये क्या है? ये मास हुआ ना, ग्राम हो गया, केजी हो गया, ये किसकी यूनिट होती है? वजन की होती है। तो ये क्या हो गया? ये मास हो गया। उसके बाद विद अ वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, मीटर पर सेकेंड किसकी यूनिट होती है? मीटर पर सेकंड किसकी यूनिट होती है? वेलोसिटी की होती है। तो ये वेलोसिटी है। अब वेलोसिटी है तो कौन सी वेलोसिटी है? इनिशियल है कि फाइनल है? तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर? इनिशियली मूविंग। तो इसका मतलब ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये यू हो गया, ठीक है। अच्छा, ऑन अप्लाइंग अ कांस्टेंट फोर्स ऑन द बॉल, इस बॉल के ऊपर फोर्स लगा, कितना लगा? नहीं दिया हुआ है, ठीक है। फॉर 2 सेकंड, 2 सेकंड का मतलब क्या है? सेकंड किसकी यूनिट है? टाइम की यूनिट है। इट एक्वायर अ वेलोसिटी ऑफ 70 मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड किसकी यूनिट है? वेलोसिटी की। अब अगर 50 मीटर पर सेकंड इनिशियल है तो 70 मीटर पर सेकंड क्या रहा होगा? पक्का ये फाइनल रहा होगा, ये वी रहा होगा। आ गया? हो गया डिकोड। ये जो इनपुट हो गए, इनपुट को कैसे देखेंगे आप? उनकी यूनिट चेक करके, ठीक है। चेक यूनिट, चेक यूनिट, इनकी यूनिट से पता करो कि क्या दिया हुआ है, ठीक। अच्छा, अब फॉर्मूला कौन सा लगेगा उसके लिए आपको देखना पड़ेगा कि ये कह क्या रहा है। तो देखो, ये एक बॉल है। अब सब लोग देखो, ये एक बॉल है जिसका मास 10 ग्राम है, 10 ग्राम है, मूविंग विद अ वेलोसिटी, मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 50 मीटर पर सेकेंड। इसके ऊपर किसी ने फोर्स लगाया, इसके ऊपर किसी ने फोर्स लगाया, और अब जो इसकी स्पीड हो गई है वो हो गई है फाइनल वेलोसिटी कितनी? 70 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। मास तो अभी भी इसका 10 ग्राम रहेगा, मास तो अभी भी इसका 10 ग्राम रहेगा। और आपसे पूछ रखा है कैलकुलेट करो व्हाट इज द इनिशियल मोमेंटम। पहला क्या बोल रखा है? इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। तो पहला इनिशियल मोमेंटम निकाल लेते हैं। फर्स्ट इज योर इनिशियल मोमेंटम। तो पी आई, इनिशियल मोमेंटम। इनिशियल मोमेंटम क्या होगा? मास इंटू इनिशियल वेलोसिटी, यही होगा, ओके। अब ये जो मास है इसका, ये कितना है? 10 ग्राम, 10 ग्राम। अच्छा, प्रॉब्लम ये कि ग्राम में है और यूनिट किस में होनी चाहिए? केजी में होनी चाहिए। तो क्या आपको पता है? यहां पे मैं लिख देता हूं 1 ग्राम is equal to 1/1000 kg। 1 ग्राम इज इक्वल टू 1/1000 kg। या फिर इसको कोई ये बोल सकता है 10 to the power -3 kg, ये भी बोला जा सकता है, ठीक है। तो m तो हो गया 10 एंड v एंड u। अच्छा एक सेकंड, ये तो ग्राम में ना, तो डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा अपने को? डिवाइडेड बाय 1000 करना पड़ेगा। तो ये किस में आ जाएगा? केजी में। ये याद रखना, ये ग्राम में है, केजी में करने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा? 10 डिवाइडेड बाय 1000 करना पड़ेगा। तो ये इसका मास कितना हो गया? 10 डिवाइडेड बाय 1000 केजी, और इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 50। तो सॉल्व करने के बाद कितना हुआ? 0 से 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 1/2। 1/2 का मतलब कितना? 0.5 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो व्हाट इज दिस? दिस इज योर
इनिशियल मोमेंटम। क्या है तुम्हारा ये इनिशियल मोमेंटम, ठीक है। अच्छा, उसके बाद फाइनल मोमेंटम, व्हाट इज योर फाइनल मोमेंटम? तो फाइनल मोमेंटम के लिए क्या करना पड़ेगा, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। तो मास कितना है, मास कितना है, मास तो अभी भी यही होगा 10/1000 kg इंटू फाइनल वेलोसिटी कितना है 70। तो सॉल्व करने के बाद कितना होगा, 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये वाला 0 कैंसिल, तो कितना आ जाएगा ये 7/10। 7/10 का मतलब कितना हो जाएगा 0.7 kg मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज योर फाइनल मोमेंटम, ठीक है। ये इनिशियल मोमेंटम, यहाँ से फाइनल मोमेंटम, तो फाइनल मोमेंटम भी आ गया। और तीसरा क्या पूछ रखा है, इम्पल्स। तो इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स होता है P फाइनल माइनस P इनिशियल। P फाइनल माइनस P इनिशियल। P फाइनल कितना है 0.7 माइनस P इनिशियल कितना है 0.5। तो सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.2 kg मीटर पर सेकेंड, 0.2 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इजी है। तो इनिशियली क्या है मोमेंटम, फाइनली क्या है मोमेंटम, अलग अलग निकाल लो और फिर उसके बाद इंपल्स निकाल लो। अब अगर मान लो ये दोनों क्वेश्चन ना दिए होते, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला नहीं दिया होता और ये वाला नहीं दिया होता, सीधा तीसरा वाला दिया होता, तो करना तो यही पड़ता ना, पहले इनिशियल मोमेंटम निकालना होता, फिर फाइनल मोमेंटम निकालना होता, फिर ही इंपल्स निकालते। तो यहां पर तो चलो एक एक स्टेप वाइज इन्होंने दिया है, तो हो सकता है कि कोई सिर्फ लास्ट वाला क्वेश्चन दे दे और फिर बोले निकालो, तो करना ही आपको यही है, ठीक है। जल्दी से इसको लिख लीजिए, फटाफट इसको कॉपी कर लीजिए। और जैसे कि आपको पता है कि हमेशा चेक करके आगे बढ़ना है अपने को, ठीक है। तो हमने चेक कर लिया, दैट्स करेक्ट आंसर। बढ़ेंगे आगे, पॉज करके लिख लीजिए, चलिए बढ़ते हैं आगे। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, अ हैमर ऑफ मास 500 ग्राम। ओके जी, अ हैमर ऑफ मास 500 ग्राम। तो ग्राम किसकी यूनिट है, मास की। तो इसका जो ये मास दिया हुआ है 500 ग्राम, 500 ग्राम को केजी में चेंज करने के लिए कितना करना पड़ेगा, 500 डिवाइडेड बाय 1000, तो कितना हो गया ये 0.5 kg, ठीक है। तो मास कितना दिया हुआ है हैमर का, मास दिया हुआ है 0.5 kg, ठीक है। इज मूविंग एट 50 मीटर पर सेकेंड। अब ये क्या है, ये वेलोसिटी है। कौन सी वेलोसिटी है, कैसे पता चला वेलोसिटी है, मीटर पर सेकेंड इज द यूनिट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। कौन सी, इनिशियल है कि फाइनल है, तो अभी तो स्टार्टिंग ही है, तो इसका मतलब मुझे लगता है इनिशियल ही होगी, ठीक है। फिर भी आगे पढ़ देते हैं। स्ट्राइक अ नेल एंड स्टॉप। ओके, अच्छा स्टॉप हो गया ना, इसका मतलब v 0 हो गया, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, तो पक्का ये इनिशियल वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी है ये, ठीक है। u 50 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, मास दिया हुआ है, u दिया है 50 मीटर पर सेकेंड एंड v दिया है इसका 0, ठीक है। कैसे v 0, क्योंकि स्टॉप हो गया, हैमर ने किसी चीज को, किसी कील को स्ट्राइक किया होगा, है ना, मूविंग होगा कोई चीज, हैमर आया था किस रफ्तार से 50 मीटर पर सेकंड से, इसको हिट किया और रुक गया, तो रुक गया तो मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 होगी। तो सवाल क्या पूछ रखा है, पहला इनिशियल मोमेंटम, ठीक है जी। तो इनिशियल मोमेंटम P इनिशियल क्या होगा, मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, तो मास कितना है इसका 0.5 और इनिशियल वेलोसिटी कितना है 50। तो सॉल्व करने के बाद क्या होगा, ये 0 हटेगा और ये पॉइंट हटेगा, 5 5 is 25 kg मीटर पर सेकेंड। सो दिस इज योर इनिशियल वेलोसिटी, सॉरी इनिशियल मोमेंटम। दूसरा क्या पूछ रखा है, फाइनल मोमेंटम। तो फाइनल मोमेंटम मतलब pf, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी। तो मास कितना है, मास तो अभी भी 0.5 है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है इसकी 0 है। तो सॉल्व करने के बाद कितना आ गया 0 kg मीटर पर सेकेंड, ये आ गया दूसरा। अच्छा, तीसरा क्या पूछ रखा है, इम्पल्स। तो इम्पल्स क्या होता है pf माइनस pi। तो pf कितना हो गया, तो pf हो गया 0 माइनस pi कितना हो गया 25। तो सॉल्व करने के बाद कितना आ गया -25 kg मीटर पर सेकेंड, ठीक है, -25 kg मीटर पर सेकेंड। दिस इज व्हाट, दिस इज योर इम्पल्स, ठीक है। देन अच्छा, ये आंसर में माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि छोटे में से बड़े को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, और वैसे भी वेलोसिटी कम हो रही है ना, वेलोसिटी कम हो रही है, रिटार्डेशन हो रहा है, तो इसीलिए आंसर आपका नेगेटिव में आएगा। क्लियर है एवरीवन, ठीक है। जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए, बढ़ते हैं आगे, कॉपी कर लीजिए, आगे बढ़ेंगे, फॉरवर्ड, मूविंग फॉरवर्ड। ऑल राइट, चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, ओके। अब ये जो भाई साहब है न्यूटन, एक दिन पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, एप्पल वाले पेड़ के नीचे, सर के ऊपर एप्पल गिरा, तो इनको लगा कि यार कुछ तो है जिसने इस एप्पल को नीचे खींचा, ठीक है। अब देखो हमारे दिमाग में ये बात क्यों नहीं आई, क्योंकि ये देखो अर्थ गोल है ना, अगर कोई चीज यहां से गिरे, देखो
अर्थ गोल है, अगर कोई चीज यहां से गिरे तो चलो लॉजिकल है कि ऊपर से नीचे गिर रहा है, गिरेगा। पर जब कोई ऑब्जेक्ट यहां से गिर रहा है तो भी वो अर्थ की तरफ ही जा रहा है, कोई यहां पर गिर रहा है तो भी वो अर्थ की तरफ जा रहा है, कोई यहां पर गिर रहा है तो भी वो अर्थ की तरफ जा रहा है। तो न्यूटन ने ये सोचा रहेगा कि मैं क्योंकि यहां पर बैठा हूं तो चलो मेरे सर के ऊपर गिर रहा है, यहां पर बैठा हूं तो भी मेरे सर के ऊपर ऐसे गिरता है। क्यों? क्योंकि जो आदमी लेट्स से यहां पर है वो तो ऐसा है ना, वो तो ऐसा है। जो आदमी यहां पर है वो तो ऐसा रहेगा अर्थ के ऊपर, है कि नहीं? जो आदमी यहां पर है वो अर्थ के ऊपर ऐसा रहेगा। तो हर बार सबके सर के ऊपर ही तो गिर रही है। तो इससे एक बात पता चलती है कि अर्थ पक्का सबको अपनी तरफ खींच रही होगी।